चलो खोलो एक बार, ओपन कर लीजिए फटाफट। पेज नंबर कहाँ तक हुआ था कल? 10 तक हो गया था, याद है ना पक्का? आज कुछ मजा आएगा आपको, कुछ नहीं बहुत, आज थोड़ा ज्यादा देर पढ़ेंगे अपन। चलिए नोट शेयर कर लीजिएगा एक बार इनसे। आपको मिला था उस दिन? नहीं मिला था? हाँ ठीक है, आप देख लें। अभी आसपास सभी के 2 मिनट में सुन रहा हूँ, सुन लो ध्यान से थोड़ा। मैंने लाइफ में 2 चीज़ बोला था, 3 चीज़ महसूस नहीं करने का बोला था ना, याद है? हम भी इधर ही है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मेरे सर पे एसी चल रहा है और आप लोगों को नहीं। सर एक बात मैं आपको पूरे तहे दिल से बोल रहा हूँ, बच्चों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए मैं पूरा एफर्ट डालता हूँ ईमानदारी से। बाकी आपको जरूर धीरे धीरे ठीक मिल जाएगा। तो थोड़ा प्लीज़ अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ करिएगा अभी के लिए, बट ट्रस्ट मी सिचुएशन अभी ऐसा है कि मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। अगर मैं एसी और वो लगा दूँ और अच्छे से ना पढ़ाऊँ तो कोई मेरे पास नहीं आओगे। एसी के लिए मेरे पास कोई नहीं आता, बहुत बिल्डिंग एसी का है। क्या गलत बोल रहा हूँ? मान लो एसी लगा हुआ हो, बढ़िया सा बिल्डिंग हो और आप आए और पढ़ाने वाला ऐसा मिले कि मन करे कि इसको मतलब थोड़ा लपेटे में खींच के दें और वापस चले जाएं। एसी सर कुछ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकता है, पढ़ाई परमानेंट सॉल्यूशन है। क्लियर? तो खैर एक जोक सुना देता हूँ ताकि इजी हो जाए थोड़ा माहौल और फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे सुनाया हुआ है, कितने लोग सामाजिक बिलीव मतलब कितने लोग बिलीव करते हैं कि समाज में मदद करना चाहिए? कितने लोग हाथ खड़े करना कि समाज में मदद करना मतलब चाहिए? नहीं भी तो अंदर से बोलने का कि सर हमको करना है, क्योंकि आईएएस बनने में क्या है ना, बिना आप अगर आईएएस का सबसे पहला है पर्सनालिटी में सबसे फर्स्ट, सुनिएगा ध्यान से, एक कमिटमेंट, दूसरा कंपैशन। सी का ना बहुत बड़ा रोल है आईएएस में। सहानुभूति आपके होना चाहिए आपके औरतों के प्रति, जो लोअर कास्ट इन द सेंस कहने का, नॉट इन टर्म्स ऑफ जाति एंड ऑल, लोअर कास्ट इन सेंस कहने का कि जो जिनके पास वाकई में इकोनॉमिकली उतना नहीं है, जो आप पे बिलीव करते हैं। तो सर 2 चीज़ होना चाहिए, कमिटमेंट और कंपैशन, सहानुभूति। मतलब किसी को देख के किसी के गरीबी पे आप तरस खाएं, अच्छी बात है, लेकिन उसका सॉल्यूशन में निकालिएगा। सिर्फ तरस खाने से कुछ भी नहीं होगा। और याद रखिएगा इस दुनिया में 2 लोग ऐसे होते हैं, सुनना, बस आप मैं बोला ना, आप बस पढ़ते रहो, आप बस काम करते रहो, आप पढ़ते रहो, सारी चीज़ें आपके प्रति आएगी, गारंटी में बता रहा हूँ। और जिस दिन से क्लास मेरा शुरू करोगे, मैं बोला था आपको सर, उस दिन से प्रॉब्लम का भंडार आपके पास आएगा, बट आप सिर्फ आगे बढ़ो, बहुत लोग आने वाले। तो सर बेसिकली जो क्या है सुन लो। सुनना चाहोगे कि नहीं? देखो सुन लो, क्योंकि ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको। तो 3 आदमी थे, समाज का खूब सेवा करते थे, ठीक? तो क्या हुआ, एक आदमी अचानक से गया और 2 लोग ना पानी में डूबे हुए थे, 2 बच्चा क्या है पानी में? अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अच्छा जोर से बोलना यस। साइकोलॉजिकली यस वर्ड में बहुत पावरफुल होता है, जोर से बोलना एक बार, यस और नो। आप सर सुनना, कमाल की बात है, वो आदमी जो डूबा था, सुनना प्लीज, 2 बच्चे डूबे थे, एक आदमी पूरा कूद गया और बोला गया उसको बचा के लाया। तब तक मीडिया वाला आ रहा है और बोला सर आपको बताइए कहाँ से मोटिवेशन मिला, क्या आप बचपन से ही कसम खाए थे कि आप बच्चों को बचाएंगे? खूब सारा। तो जब तक आया तब तक कह रहा है वो सब बात तो ठीक बा, पहले धक्का कौन दे लगा? पहले वो बोला वो सब बात तो ठीक है, पहले ये बताओ कि हरामखोर धक्का मुझे दिया कौन था? सर उसने क्या मुफ्त का यस नहीं लिया। मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे क्रेडिट ले लेते हैं, ये पहले ही बोल रहा है पहले बताओ धक्का कौन दिया था। खैर यहाँ तक ठीक, बढ़े आगे पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। सर पेज नंबर आइएगा 10 पे। उससे पहले मैं चीज़ों को थोड़ा रिकॉल करा देता हूं जो कल पढ़ाया था। रेडी हो ना? पक्का? चलो प्लीज़, ये 2 घंटा लाइफ का बेस्ट होगा, बस अलर्ट रहिएगा। तो सबसे फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था टाइमलाइन। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 1939 to 1945। कोल्ड वॉर 1946 से 1990। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज बोलिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, नहीं तो सर बहुत कुछ आपको होगा, यकीन मानिए। नेक्स्ट मैंने बोला था 1991 से 2008 तक पोस्ट कोल्ड वॉर, बाईपोलर की यूनिपोलर?
और सर उसके पहले जो मैंने बोला था कोल्ड वॉर के समय बाईपोलर। क्यों? क्योंकि अमेरिका और रसिया दोनों फाइट कर रहे थे, तो बाईपोलर था। बाई मतलब क्या? दो। तो अमेरिका रसिया मोर पावरफुल, तो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। उसके बाद मैंने दो चीज और बताया। सबसे फर्स्ट क्या बताया? कॉलोनियलिज्म के पहले मैंने डायस्पोरा पढ़ाया था। तो डायस्पोरा मैंने क्या बोला कि वैसे आदमी जो किसी दूसरे कंट्री में जाकर मिनिमम 2 जनरेशंस रहा हो। जैसे दादाजी गए, पापा भी रहे, बेटा भी रहा, इनफैक्ट पोता, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 के अलावा जितना मर्जी हो रहे, तो उसको बोलेंगे क्या? डायस्पोरा। अगर मैंने बोला कि अमेरिका का कोई आदमी इंडिया में आके रह रहा है मिनिमम 2 जनरेशंस में, तो उसको इंडियन डायस्पोरा बोलोगे कि अमेरिकन डायस्पोरा? अमेरिकन डायस्पोरा। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया था सर कॉलोनियलिज्म, रुक जाइएगा। तो कॉलोनियलिज्म से पहले इंपीरियलिज्म बताया था। तो क्या बोला था? साम्राज्यवाद मतलब होता है जब आप कोई देश किसी दूसरे देश को कैप्चर करके सिर्फ संसाधन ले रहा हो, तो क्या होगा? इंपीरियलिज्म, दैट इज साम्राज्यवाद। और अगर संसाधन के साथ साथ उस कंट्री को कंट्रोल भी करने लगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या बोलेंगे? कॉलोनियलिज्म, जिसको उपनिवेशवाद बोल रहे थे। क्लियर यहां तक? और एक वर्ड था नियो कॉलोनियलिज्म, नव्य उपनिवेशवाद। तो हम बोले कि आज हम ना चाहते हुए भी हम आजकल कॉलोनियलिज्म में, कॉलोनी समझते हैं ना? तो कॉलोनी में मैंने क्या बोला था कि ब्रिटिश लोगों ने बोलता ब्रिटिश कॉलोनी। क्या सुन पा रहे हो? ब्रिटिश कॉलोनी मतलब क्या कि सर जहां पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे हो और वहां का गवर्नमेंट भी डिसीजन कौन कर रहा हो? ब्रिटिश। तो क्या बोलेंगे? ब्रिटिश कॉलोनी। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं इंडियन कॉलोनी, जैसे होता ना संजय कॉलोनी, आप सुने नाम होता है, दिल्ली में बहुत सारा है, संजय कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, ठीक है, बहुत सारे कॉलोनी होते हैं। इधर भी होंगे, इधर कोई ना कोई कॉलोनी तो होगा। कोई कॉलोनी का नाम याद है इधर? बंगाली कॉलोनी। तो सर एक कॉलोनी शब्द जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स के पास से आया है, जहां मतलब एक ही था कि सर किसी पे भी आक्रमण करके वहां के सरकार और वहां के गवर्नमेंट को आप हस्तक्षेप करके चलाते। यहां तक ठीक है? उसके आगे मैंने आपको अलायंस पढ़ाया था। क्या बोला था? अलायंस मैंने क्या बोला था? कॉमन वैल्यूज होने चाहिए। कितने थे? 3, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लेना। जब भी कोई देश अगर ऑलरेडी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जहां पे किसका शासन हो? प्रजा का, मतलब प्रजा ही चुनता हो। तो कोई देश जो डेमोक्रेटिक है तो किसी भी दूसरे देश से जुड़ेगा तो वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि वो मोनार्की होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना। मतलब आपका दोस्ती, आपका जो भी यारी है वो उसी लोगों से होगा जिस ढंग के आप हैं। अगर आप अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है आप अच्छे लोगों के प्रति जो है अपना कंपैशन या सहानुभूति या जो भी चीज़ कमिटमेंट करेंगे। तो सर ये एक चीज़ मैंने दिमाग में आपको हमेशा रखना है, अलायंस के लिए पॉलिटिकल वैल्यूज हो गया, डेमोक्रेसी है तो दूसरा भी डेमोक्रेटिक होगा। उसके बाद बोला इकोनॉमिकल वैल्यू, मतलब वो देश, जैसे इंडिया और जापान की बात करूं तो वहाँ पे भी ओपन ट्रेड है। मान लो वो भी सारे देश को अलाउ करता है कि आप आइए हमारे यहाँ बिजनेस करिए, इंडिया भी अलाउ करता है, तो दोनों में समानता तो है। तीसरा है कल्चरल, सुन पा रहे हो? जैसे कि इंडिया में बुद्धिज्म ओरिजिनेट हुआ और बुद्धिज्म पूरा स्प्रेड हो गया वर्ल्ड में, तो सर बुद्ध का कॉमन वैल्यूज इंडिया में भी है और कहाँ पे? जापान में भी। तो सर जब 3 चीज हो तो उसको क्या बोलेंगे? अलायंस। अच्छा, पावरफुल कंट्री अलायंस प्रपोज करेगा या कमजोर कंट्री? क्यों? क्योंकि वो दूसरे को सिक्योरिटी देगा और उसके बदले में मार्केट एक्सेस लेगा। और मैंने बोला था अलायंस का SPA, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्या फर्क था कि सर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके बाद जैसे जापान और इंडिया का है, यहाँ पे सर आपको स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो इंडिया भी अपना बॉर्डर सुरक्षा कर सकता है, जापान भी अपना कर सकता है, दोनों में से किसी दूसरे को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात? उसके बाद जो डेवलपमेंट वाली बातें होंगी उसी को बोलेंगे SPA। यहाँ तक क्लियर? सर पेज नंबर 10 पे आइएगा जरा और नोट्स पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो नोट्स पे आप ध्यान दोगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि नोट्स का पैटर्न क्या है। एक तरफ रिवीजन फॉर एग्जाम है, दूसरी तरफ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है। और सच्ची बता रहा हूं आज बहुत मजा आएगा आपको, बहुत नया नया कुछ मिलेगा सुनने को, ठीक है ना? तो पहले एक बार आप आ जाओ पेज नंबर 10 पे, नीचे देखना जरा, वहां पे मिलेगा आपको आर्म्स कंट्रोल एंड डिप्लोमेसी, मिल रहा है? पक्का? और अब एक बात उसके आगे, नेक्स्ट चलो पहले एक चीज मैं इजीली थोड़ा समझा देता हूं। पेज नंबर 15 पे आइएगा एक बार। आज कोशिश करेंगे कि जितना है, ये सर एक टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना सभी लोग। रेडी हो? पढ़ाऊं ना या छोड़ दूं? सर आगे है ना, पेज नंबर 15 पे क्या मिल रहा है? हाइफनेशन, डी हाइफनेशन मिल रहा है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो यार, ये
करने से एक और मार्कर कहाँ गया? पप्पू उधर मार्कर है क्या वहाँ पे टेबल पे एक और? चलिए कोई नहीं, रहने दीजिए। इधर ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 15 पे देखिए। अच्छा हाइफन जानते हो ना आप? साइफन नहीं, हाइफन बोला हूं, है ना? सर हाइफन कैसे होता है? जैसे ए डैश, अब इसको क्या बोलते हैं? हाइफन। लेकिन सर सुनना, हाइफन इज नॉट जस्ट ए वर्ड। हाइफन का बहुत गहरा मतलब है जो आपको आज समझ में आएगा, इसलिए रेडी रहना। तो पहले मैं एक बार राइट साइड में जो पार्ट है रिवीजन फॉर एग्जाम, वो एक बार बता रहा हूं, उसको पहले एक बार रीड करता हूं, फिर मैं समझाऊंगा तो आप समझने की कोशिश करना। रेडी? आगे है ना? राइट में देखिएगा, राइट में क्या लिखा हुआ है? हाइफनेशन इज ए पॉलिसी बाय स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्री। इधर इधर मेरी तरफ देख लो, फिर नोट्स को भी मैं आराम से दिखा दूंगा। देखिएगा जरा ध्यान से और गौर से प्लीज। मान लो मैंने लिखा इंडियो, ऐसे दे इंडो पाक, बीच में क्या आया? हाइफन। क्या आया? अलर्ट रहिएगा प्लीज। अब मान लो ये कंट्री है ए, ये है बी एंड दिस वन इज सी। ठीक, ये 3 कंट्री हो गए। सुनना, अभी एक कंट्री चाहता है कि बी से दोस्ती करे। एक कंट्री क्या चाहता है? लेकिन वो ये देखना पसंद करना चाहता है कि अगर हम बी से जुड़ेंगे तो सी पे क्या असर पड़ेगा। मेरी बातों को समझना। अब मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। मान लो ये रहा अमेरिका, ए फॉर व्हाट? ये बी फॉर मान लो इंडिया, और ये मान लो पाकिस्तान। जस्ट इमेजिन, अमेरिका क्या करता था, सुनना, पहले अगर वो इंडिया से जुड़ना चाहेगा तो ये सोचेगा कि पाकिस्तान हरामखोर कहीं हमसे दूर तो नहीं जाए, या पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। तो ये देखता था कि इंडिया से जुड़ने पे हमको ज्यादा लाभदायक हो रहा है कि पाकिस्तान जुड़ने पे। मतलब जब भी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से जुड़े तो ये महसूस करे कि तीसरे पे क्या असर पड़ेगा, उसको बोलते हैं हाइफनेशन। क्या बोलते हैं? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, और एक आप लोग को एज में उस एज की बातें बता रहा हूं, नॉर्मल रिलैक्स रहने का, ओपन माइंडेड। मान लो कोई भी आदमी है, कोई भी जो हस्बैंड वाइफ है या कपल्स हैं, तो ये लोग क्या है सर, एक बार पहले देखते हैं कि अगर मान लो एक भी इससे भी प्यार कर रहा है, किसी और से भी प्यार कर रहा है। अब ये दोनों हरामखोर, एक को बोला कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, दूसरों को भी यही बोल रहा है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, जीवन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और सर कमाल की बात यह है कि अब उसके पास 2 ऑप्शन हो गया, तो क्या सोचेगा, यार इसके साथ रहने में फायदा है कि उसके साथ रहने में फायदा है। सर ये क्वालिटी बोथ मेल एंड फीमेल पे लागू है। आप इसी को कंट्री से कनेक्ट करिए। पाकिस्तान से जुड़ना चाहता था अमेरिका, लेकिन वो देखता था कि इंडिया को क्या असर पड़ेगा। इसीलिए पहले जब भी न्यूज़पेपर में आता था तो सुनना ध्यान से, इंडो पाक लिखा हुआ आएगा, इंडो पाक, और बीच में हमेशा हाइफनेशन होगा। न्यूज़पेपर में जो भी वर्ड्स होते हैं ना, सिंबल्स बहुत मैटर करता है, वो ऐसे ही मजाक में नहीं लिखता, बहुत उसका सिग्निफिकेंस होता है। इसीलिए पहले इंडो पाक आता था। मतलब अगर इंडिया से जुड़ रहे हो तो पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान से जुड़ रहे हो तो इंडिया पे क्या। क्या सुन पा रहे हो? जोर से बोला यस और नो। सर अलर्ट रहना, मजा आएगा। देखो अब वापस से ये, अब पता है क्या लिखा रहता है न्यूज़पेपर में? इंडिया एंड पाकिस्तान। अब सर इंडो पाक आपको नहीं मिलेगा, अब आपको न्यूज़पेपर में क्या लिखा रहेगा? इंडिया एंड पाकिस्तान। सर अब अमेरिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या सोचता है या पाकिस्तान पे क्या सोचेगा, क्या करेगा। मतलब क्या, वो पहले था हाइफनेशन, अब हो गया डी हाइफनेशन। तो डी हाइफनेशन मतलब क्या, कि पहले ये हाइफन जो लगता था अब वो लगता नहीं है। सर क्या हाइफन सिर्फ एक सिंबल है यहाँ पे? सर उसका ग्रेट मीनिंग है कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से जुड़ रहा है तो फिर उसका क्या असर किसी तीसरे पे पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाइफनेशन। एंड अब सर हमें कोई, अमेरिका देखो आज इंडिया से जुड़ रहा है, अमेरिका कितना भी जाके चिल्लाता है कि सर हमको भी उतना ही वैल्यू दो जितना वैल्यू इंडिया को दे रहे हो। सुन लो प्लीज ध्यान से रहना। अमेरिका वाला बोलता है पहले काम तो कर ले, तो बढ़िया वाला काम तो कर, वैल्यू देने में क्या रखा है, वैल्यू भी देंगे तेरे को, आलू भी देंगे, चिंता नहीं करने का। लेकिन सर अब अमेरिका को इस बात का थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान तो मर या जिंदा रह, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सर इंडिया का पाकिस्तान से जब तो पहले था तो थोड़ा ज्यादा था, तो क्योंकि पाकिस्तान सर जुड़ा रहता था अमेरिका से, और अब अमेरिका ऑलमोस्ट सपोर्ट करता था किसको? पाकिस्तान को। तो इंडिया को तो खैर कोई तकलीफ नहीं होता था कि चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान खूब खुश रहता था। हमारे साथ कौन है? पापा जी। आप समझ रहे हो? और पापा जी कौन?
अमेरिका। और इंडिया कहता था बेटा एक दिन तुम ऊँट ऊँट जो है ना ये पहाड़ के नीचे एक दिन आता है। अब अमेरिका वाला आ गया इसके साथ। अब ये बोलेगा पापा जी आप हमको छोड़ दिए। अमेरिका बोलता है तुम मर, क्योंकि तू हरामखोर काम ही ऐसा किया है, तेरे को इतना सपोर्ट किए लेकिन तू अपने जो है बाज आया नहीं। पापा यूजुअली होते हैं ना ऐसा। तो सर मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊं सुनना, हाइफनेशन और दूसरा डी हाइफनेशन। हाइफनेशन मतलब क्या कि जब भी कभी आप किसी कंट्री से जुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि किसी तीसरे कंट्री पे क्या असर पड़ेगा। क्या सुन पा रहे हो? और जब आप किसी से भी मस्त जुड़ो और कोई फर्क नहीं पड़े कि कौन क्या सोचता है नहीं सोचता है तो कोई तकलीफ नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? डी हाइफनेशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए पहले न्यूज़पेपर में इंडो पाक लिखा आता था, अब सर लिखा आता है इंडिया एंड पाकिस्तान। जब भी होगा ना अब इंडिया एंड पाकिस्तान, पहले न्यूज़ वाले बोलते थे इंडो पाक। आप अगर जाके देखेंगे पहले तक, इनफैक्ट 2002 2005 तक भी तो वर्ड यूज होता था इंडो पाक, वार हुआ इंडो पाक इंडो पाक। अब सर ऐसा होता है इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या सुन पा रहे हो? यही वो सब ना। अब जरा वापस से पेज नंबर 15 को देखिएगा ध्यान से, प्लीज देखिएगा एक बार जल्दी से। आपको एक लेफ्ट साइड में देखना ABC दिख रहा है? यस और नो? मैंने क्या लिखा है देखो, A engages with B, देन देखेगा कि C पे क्या असर होगा। इन नोट्स में लिखा हुआ है सर। तो A engages with B, देन देखेगा कि C पे क्या असर होगा। इसी तरह अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुआ देन O ना तो B से और ना ही C से इंगेज करेगा, तो वो चला जाएगा D से इंगेज करने। दिस इज कॉल्ड हाइफनेशन। अभी मतलब क्या हुआ? मतलब उसके नीचे एक बार और पहले देख लो, थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। पेज नंबर 15 तो क्या बोला? ड्यूरिंग कोल्ड वार, दिख रहा है? अब सर जब ड्यूरिंग कोल्ड वार बोलो तो ईयर याद आना चाहिए 1946 से 1991, क्योंकि 1991 में रसिया टूट गया और उसके बाद टूटा तो सर अमेरिका अकेले पावरफुल रह गया, रसिया तो ब्रेक हो गया। जरा नीचे आना। यूएसए, ध्यान से देखना, यूएसए इंगेजेज विथ पाकिस्तान, देन देखता था कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। एंड कहीं इंडिया रसिया के साथ तो नहीं चला जाएगा। सर देखो लड़ाई चल रहा था किसके इसके बीच? अमेरिका और रसिया। अब अमेरिका ये देखता था कि अगर हम पाकिस्तान से जुड़े तो कहीं इंडिया रसिया के पास तो नहीं चला जाएगा। क्या सुन पा रहे हो? तो क्या हो रहा है? ये देखा तो जा रहा है ना कि कोई कंट्री उसके साथ अगर हम किसी से भी रिलेशन बनाते हैं तो किसी दूसरे कंट्री पे असर क्या हो रहा है। क्या देख रहा नहीं दिख रहा? अमेरिका देख रहा है कि कहीं सर गलती से रसिया के पास चला गया तो फिर हमारा क्या होगा, या हमको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। सुन पा रहे हो? तो हाइफनेशन का मीनिंग क्या है कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से जुड़े तो ये देखे कि किसी तीसरे पे क्या असर होगा, उसको क्या, प्लीज बोलिए, हाइफनेशन। और जब किसी भी कंट्री से इंडिपेंडेंटली आप जुड़ते हो कोई असर नहीं पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे? डी हाइफनेशन। सर प्लीज नीचे आए, नीचे। अब उसमें देखो आगे लिखा है रसिया के साथ तो नहीं चला जाएगा, देन अगर गया तो उस पर क्या असर होगा। सो ये सब देखकर कहीं वो इंगेज करता था, एंड दिस इज कॉल्ड हाइफनेशन। इंडिया वेंट टू रसिया टू बैलेंस द यूएसए एंड पाकिस्तान इंगेजमेंट। और मैंने कल आपको पढ़ाया था बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। मैंने बोला था कि जब कोई एक देश पावरफुल होता है तो 2-3 देश अलायंस करने लगते हैं मिलने के लिए, ताकि शक्ति का क्या हो, बैलेंस हो। सुन पा रहे हो? जैसे हॉस्टल्स में यूजुअली होता है, हॉस्टल्स में कोई एक आता है ना जो हरामखोर होता है, जो थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहता है, तो उसको मारने पीटने के लिए क्या करते हैं, और सारे जो है सब वो सब ज्वाइंट हो जाता है कि अकेले नहीं पिटाएगा ये, इसको 5-10 जन मिल के रजाई उड़ा के मारेंगे। और मतलब कि सर पता भी नहीं चले कि मारा कौन है, ऐसा होता है यूजुअली। तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप कभी भी इंडिया और पाकिस्तान और रसिया की बात सोचेंगे तो कमाल की बात बताता हूँ आपको, हाइफनेशन और डी हाइफनेशन इस बार के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। सर आईआर और वर्ल्ड मैपिंग भरपूर पूछा है इस बार, और जो लोग वर्ल्ड मैपिंग करके नहीं गए थे, नाक पकड़ के नहीं माथा पकड़ के पूरा बॉडी पकड़ के रो रहे थे। इस बार का पूरा पैटर्न चेंज था। इस बार जो थोड़े से समझ लिए थे कि एलिमिनेट करके हटा लेंगे 3-3 करके, ऐसा डेप्थ क्वेश्चन था कि जो डेप्थ में नहीं पढ़ा ना वो जीवन भर सर उसका वो मतलब बोलेगा कि अब बेचारा पूरा पढ़ के आएंगे। ट्रस्ट मी, पैटर्न बदल दिया पूरा। और ये पैटर्न का उदाहरण है कि अब बच्चे जो सतर्क और डेप्थ में नहीं जाके पढ़ेगा वो छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग जय माता दी करके भी मार देते थे। होता है ना, जय माता दी ए, जय माता दी बी, अरे होता है, मारते नहीं, जय हनुमान जी सी, कहीं तुक्का लड़ गया तो प्रिंस निकल गया। लेकिन मेंस में तो इसीलिए रखा है ना कि बेटा औकात तो तुम्हारे इधर पता चलेगा ना, प्रिंस में नहीं। थोड़ा नीचे आइएगा, देखिएगा जरा, पहले वहां लिखिए, पहले इंडो पाक लिखा आता था, ये तो भले एक सिंबल है बट बहुत ही, सुना ध्यान से, बट बहुत ही गहरा मतलब है इसका। बट नाउ डी हाइफनेशन एंड इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा आता है।
क्या समझ आ रहा है? उस नोट्स में जब देखोगे तो एक एक चीज इतना ब्रेक करके लिखा हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन पा रहे हो आप? प्लीज बोलो जोर से। सर बोलोगे सर बुला के आपने पूरा एकदम करा। आप यकीन मानना बोलने का बहुत रीजन है। नीचे आओ। सो नाउ टुडे वी आर इन, अच्छा अब हम डी हाइफेनेशन में है कि हाइफेनेशन में है? तो नाउ वी आर इन डी हाइफेनेशन, क्योंकि अब इंडो पाक लिखा हुआ नहीं आता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जरा नीचे आइएगा नीचे। सो अब उसके बाद मैंने बोला है बिकॉज यूएसए हमसे इंगेज करता है देन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पे क्या असर होगा, या फिर उसे जहां जाना है जाए, इधर चाइना के पास या रसिया के पास जाए, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखो नीचे क्या लिखा है, इमरान खान सेड कि पाकिस्तान शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट लाइक इंडिया। तो इमरान खान बोले थे कि पाकिस्तान को अमेरिका वो इज्जत नहीं दे रहा है जो इज्जत भारत को दे रहा है, और भाई को चाहिए क्या? इज्जत, क्योंकि सबको क्या चाहिए? इज्जत। तो सर काम भी इज्जत वाला करो ना, आप काम तुम करते हो हरामखोर वाला। आज तक सर पाकिस्तान ऐसा कोई काम ही नहीं है जो ठीक किया है। अब उससे कोई उम्मीद क्या करेगा? खाली मारपीट, गोली बारूद, आतंकवाद, बस दूसरा इसके अलावा उसको आता ही नहीं है। अब इमरान खान हार गया तो पता है क्या बोलता है? जिसको आयर में पढ़ा चुका हूँ थोड़ा पहले वो तो ठीक है, जिसको नहीं पढ़ाया हूँ मैं पहले ही बोल दिया था, मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं पहले ही बोल दिया था कि सर 3 जगह अभी और ऐसे जगह हैं जहाँ पे इंडिया का वो होने वाला है, और वो लिख लो। जिस तरह से बांग्लादेश बना था उसी तरीके से 3 जगह है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, और वो सर हैप्पी बर्थडे टू इंडिया होने वाला है वो, और वो दोनों जगह आएगा और सिद्धू को वहाँ का बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बेसिकली ये मैं बोला हुआ हूँ, आपको बता दूंगा। मैं 6-8 मंथ पहले ही बोल दिया था। इमरान खान को अब पता चला है, जब वो हार गया तब। अरे पता है ना कि हार गया है, जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ मैं। इमरान खान पाकिस्तान में हार चुके हैं, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री कौन बना है अभी? कि राष्ट्रपति कौन है? देखो रटने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं याद है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सर बस इतना याद रखिएगा कि इमरान खान हार चुके हैं, ठीक है ना। इतना दिमाग में रख लीजिएगा, एटलीस्ट इतना कृपा करिएगा प्लीज। चलो तो प्लीज इधर राइट में आइएगा, राइट में। हाइफनेशन इज ए पॉलिसी बाय स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्री। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? एक पॉलिसी है जिसमें हम दूसरे का देखते हैं कि उस पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे सर? प्लीज रखना, एक क्लास खत्म होते होते तक बहुत कुछ लेके जाओगे। नीचे आना। डी हाइफनेशन दिख रहा है? डी हाइफनेशन गोज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटिंग कंट्रीज इन द आइसोलेशन विथ नो इम्पैक्ट एनालिसिस। हम किसी भी कंट्री से मिलते हैं उससे हमें कोई असर नहीं पड़ता कि दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? डी हाइफनेशन। थोड़ा नीचे आना, नीचे। हाइफनेशन मतलब इंगेज करते समय देखा जाएगा कि दूसरे पे क्या असर हो रहा है। डी हाइफनेशन में कुछ भी नहीं देखा जाएगा, वहां देखो लिखा हुआ है कि असर क्या हो रहा है। सर इससे ब्रेक करके और नोट्स कुछ लिखा जाएगा क्या? ये पूरा तोड़ा हुआ है, इसमें से और क्या तोड़ सकता है आदमी? बाकी आगे देखोगे आप, लिखा रहेगा। एकदम मजेदार नोट्स है सर, आगे आपको एकदम फ्रीक्वेंटली राइटिंग है। पाकिस्तान शर्म करो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। चाइना बेवकूफ़ कहीं का। ये नोट्स में जब आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में रहेगा। तो अभी मैंने एक टर्म पढ़ा है, क्या बोला? हाइफनेशन, डी हाइफनेशन। किसको तो समझ आया? ईमानदारी से बोलना। ठीक सर। तो हाइफनेशन एंड डी हाइफनेशन के बाद आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा पढ़ने का। पढ़ा लें ज़्यादा? किसी को कोई तकलीफ है? ठीक है। अच्छा कितनों को लगता है कि सर कम ही पढ़ाइए? देखो बोले नहीं बोले से फ़र्क तो पड़ता नहीं है, मुझे जितना पढ़ा ना पर उतना पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी पूछ लेना अपना कर्तव्य है, ठीक है। पेज नंबर 16 पे आइएगा प्लीज़, आइए 16 पे। बोलेगा सर पूछते कहाँ हैं आप? पेज नंबर 16 पे आ गए क्या? 4 घंटा भी पढ़ लोगे ना, बोर नहीं होगा, ट्रस्ट में। आज पूरा जो आयर जितना दिया हूँ आपको आज पूरा खत्म करके चलेंगे, ठीक। चलो चलो। पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ एंड फॉरेन पॉलिसी इंप्लीकेशन दिख पा रहा है? पहले राइट साइड में मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप पहले देख लेना। इन सबका हिंदी भी लिखा हुआ है, बाकी हिंदी के लिए मैं आपको ऑलरेडी बोला सब अवेलेबल है, चिंता नहीं करने का, बस पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। राइट साइड में देखना क्या लिखा हुआ है। ए पॉलिसी एडॉप्टेड बाई, क्या कोई दिक्कत है? ए पॉलिसी एडॉप्टेड बाई वन नेशन टू लिमिट द एंगेजमेंट ऑफ अदर नेशन इन ए थर्ड कंट्री। हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है। एक ऐसी नीति जिससे कि कोई देश दूसरे देश को इस तरह से नियंत्रित करे ताकि वो देश किसी तीसरे से संबंध ना रख पाए, इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ, यानी कि सामरिक गहराई। इसका मीनिंग थोड़ा समझ लो। हिंदी तो पूरा शुद्ध मिल गया आपको, लेकिन सर समझ में भी तो सॉरी आगे बढ़िएगा।
पहले पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए इधर, इंडिया, अफगानिस्तान, ये तीनों का उदाहरण जरा देख लीजिए ध्यान से। एक और मार्कर उधर है क्या कर्नेश? मार्कर एक और गायब लग रहा है, मतलब कहीं होगा, प्लीज देखिएगा आप। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा एक बात बताओ ना आप ईमानदारी से, आप चाहोगे कि पड़ोस में आपका दुश्मन आके बैठ जाए? कोई क्यों चाहेगा कि पड़ोस में आके दुश्मन बैठ जाए? आप तो यही चाहोगे ना कि दुश्मन जितना दूर रहे उतना ही ठीक है बेसिकली। लेकिन सर इंडिया क्या है, बहुत अच्छा दिमाग लगाता है। पाकिस्तान भी कोर्स किया हुआ है हरामखोर का, सर वो और अच्छा दिमाग लगाता है। देखो क्या करेगा, इधर देखिएगा। इंडिया जुड़ना चाहता है अफगानिस्तान से, किससे? अब आप महसूस करिएगा प्लीज, मैप पे थोड़ा सा देखो। अब इंडिया ये रहा, अफगानिस्तान ये रहा। तो सर इंडिया जुड़ना चाहता है किससे? अफगानिस्तान से। लेकिन अफगानिस्तान पड़ोसी है किसका? पाकिस्तान का। किसका पड़ोसी है? तो क्या पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया आके अफगानिस्तान में बैठ जाए? वो चाहेगा क्या? तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो एफर्ट मारेगा कि सर किसी तरीके से इंडिया को यहां तक आने नहीं दे। वो क्या करता है बार बार पाकिस्तान, जब जब इंडिया बात करता है कि हमको अफगानिस्तान में जाना है, पाकिस्तान तब या तो अफगानिस्तान को उकसा देगा या बोलेगा कि बगल में हो तुम, ज़्यादा कुछ चोंचा किए ना सर तो बम मारेंगे तुम्ही पे। अब अफगानिस्तान को इतना वो डरा धमका देता है, इस तरीके से कर देता है कि अफगानिस्तान को मजबूर होकर फिर सोचता है कि इंडिया से हम जुड़ाव नहीं रखेंगे। अभी अफगानिस्तान जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, अफगानिस्तान से इतना सेंट्रली पावरफुल तेज बन के आया है कि पाकिस्तान को बोला कि सुन बे तो ना थोड़ा शांति रख, इसलिए कि जीवन भर तुमने तो जो किया है ना हरामखोरी वाला काम, वो तो ठीक है, अब इंडिया जब हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो फिर तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? लेकिन सर इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ। स्ट्रैटेजिक डेप्थ मतलब पाकिस्तान जानबूझ के अफगानिस्तान को कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि इंडिया को यहाँ पे आने नहीं देगा। आधा से ज़्यादा लोग को लगता है कि तालिबान सर बहुत बेकार है, ये आम आदमी लोग का है, मैंगो मैन का है, जबकि सच बात अफगानिस्तान में पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया तालिबान के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट इंडिया जानता था कि एक ना एक दिन तालिबान आएगा, इसलिए सर इंडिया ने कभी भी किसी के साथ झगड़ा मोली नहीं लिया है। और अभी आपको न्यूज में सुनने को कुछ दिन में मिल जाएगा फिर से कि इंडिया और तालिबान का बढ़िया साठगांठ चल रहा है। सर वो सारा का सारा गेम प्लान किसका था? तो पाकिस्तान का। इसलिए अफगानिस्तान में दिखाया जा रहा था कि लोग वहां से भाग रहे हैं, फ्लाइट पकड़ के ऊपर से ऐसे भाग रहे। अरे दिखे नहीं था कुछ दिन पहले न्यूज में? सर वो सब, अब बोलोगे ना वो सब कहा बोलोगे सर, वो दिखाया गया आम आदमी, सर आम आदमी। और बेसिकली अफगानिस्तान में कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को आने दे, इसीलिए पाकिस्तान जानबूझकर वो कर दे। इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ। जरा नोट्स में एक बार प्लीज ध्यान से देखिएगा, थोड़ा राइट साइड में पहला लिखा है, उसके आप राइट से लेफ्ट में आइए, वहां पे देखो ए कंट्रोल बी लिख रहा है। और मैंने क्या लिखा है पहले उसको वर्ड को समझिएगा, ए कंट्रोल बी सच दैट, ध्यान से प्लीज देखते जाइएगा, बी कैनॉट गेट्स इंगेज्ड विथ सी। ए ने बी को इस कदर कंट्रोल किया कि सी को उसके साथ इंगेज करने नहीं दिया। नहीं होता है जैसे आम आदमी में समझ रहे हैं, आम आदमी पे आराम से समझ सकते हैं। अरे नहीं समझ रहे, समझ गए होगे यार, आप लोग जिस एज में हो सबसे पहले आप ही लोग समझोगे। सर क्या होता है कि एक अगर कोई भी, और डोंट, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो भी बातें करता हूँ आई एम ओपन सर। ओपन कहने का मतलब क्या होता है? ओपन बोलने से नहीं होता है, यू जस्ट एक्सेप्ट इट। बॉय यहाँ पे क्या है और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो रहा है फर्क, उसके लिए यूजुअली मैटर ही नहीं करता बॉय एंड गर्ल्स। यहाँ पे क्या है, अगर एक बात कर लिया दूसरा बोलेगा अच्छा वो बहन से भी बात कर रहा है, फिर भी बोलेगा अच्छा तुम लोग का कुछ चल रहा है। अरे सर ये जो सेंस है ये बड़ा बड़ा एकदम लो IQ वाला सेंस है। और सिंपल सी बात है, अगर किसी को चाह रहे हैं तो कमिटेड रखिए सर, धोखेबाजी वाले काम मत करिए, चाहे कोई हो बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ सेम चीज होता है, क्या करता है लड़का है वो कंट्रोल इस कदर से लड़के को करने लगता है, या लड़की इस कदर लड़के को कंट्रोल करने चाहती है कि बेटा तुम उसके पास गए थे, अच्छा अब क्या हो रहा है इसमें, एक ने दूसरे को कंट्रोल किया ताकि वो तीसरे से इंगेज ना कर सके। तो यहाँ एक कौन हो गया, अफगानिस्तान की पाकिस्तान? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ऐसा कंट्रोल किया कि वो इंडिया के पास ना जाए। क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रैटेजिक डेप्थ।
जहां पे पता भी नहीं चलता है किसी को कि ऐसा क्या हो रहा है। अफगानिस्तान कुछ भी करता है तो पूरा मीडिया बोलता है अफगानिस्तान के तालिबान बेकार है, ये है, जबकि सच बात है तालिबान ने इंडिया का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। और आपको अफगानिस्तान पढ़ा होना, आप हिल जाओगे कि सर जिसको जिसको हम लोग कहते थे ये बेकार है, ये सब है, वो सब सर इंडिया के साथ अच्छे से इंगेज किए। यही फर्क है आम आदमी में लेने के बाद। और पहले बोल दे रहा हूं मैं, नॉलेज लेने के बाद आपको बहुत किसी को इनसिक्योरिटी होगी, मैं पहले बोल दे रहा हूं आपके दोस्तों को, आपसे गारंटी बता रहा हूं। खाली एक बार मैप पढ़ा के देख लेना, वो कहेगा कहां पढ़ रहा है, उसको इनसिक्योरिटी होगी ही होगी। खैर थोड़ा नीचे आइएगा, नीचे। अब मैंने ए बी सी की जगह पे सीधा एग्जांपल लिख दिया है। पाकिस्तान कंट्रोल अफगानिस्तान, दिख रहा है? इफ पाकिस्तान इज सक्सेसफुल इन इट्स मोटिव दैट अफगानिस्तान कैनॉट एंगेज विथ इंडिया, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ऐसे कंट्रोल करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ जुड़ सके या नहीं जुड़ सके। सुन पा रहे हो? अब सर इससे तोड़ के क्या लिखेगा आदमी? सो बेसिकली क्या है, ए कंट्री कंट्रोल दी अनदर कंट्री, ताकि वो किसी तीसरे कंट्री से ना जुड़े, उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। सुन पा रहे हो? है ना? सर क्वेश्चन पूछूंगा मैं, मुझे पूरा भरोसा है आप जवाब भी देंगे। तो अभी तक मैं दो चीज पढ़ाया हूं, पहला हाइफनेशन डी हाइफनेशन, एंड दूसरा पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जिसमें एक कंट्री दूसरे को इस कदर कंट्रोल करना चाहता है कि किसी तीसरे से ना जुड़ सके। सुन पा रहे? अब सर पेज नंबर आगे आइएगा, पेज नंबर 17 आगे 17। चलो तो 17 पे नहीं, सीधा आना पेज नंबर 21। अब बोलो सर कहां से कहां ले जा रहे हो, पहले समझ लो, मजा आएगा आपको। आगे 21, जोर से बोलना, यस और नो। अब सर 21 पे आ जाओ। एक मिलेगा वहां थूसीडाइड, मिल रहा है? सभी कोई यही हो? तो सर थूसीडाइड जो दिख रहा है पहले समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे आईआर में काम आएगा ये। राइट में देखना क्या लिखा है, राइजिंग पावर जनरेट्स इनसिक्योरिटी इन, पहले से जो पावरफुल कंट्री है, पहले राइट में देखो मिलेगा, राइजिंग पावर जनरेट्स इनसिक्योरिटी इन एन एस्टैब्लिश्ड पावर। क्या सुन पा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, घर में जब ज्वाइंट फैमिली रहता है या आपके पड़ोसी वाले ने मान लो नया कार लेके आया, तो कुछ पड़ोसी होते खुश होते, चलो आया आपने, कुछ होते हैं शीशा फोड़ पहले इसका, और कुछ लोग ये भी होते हैं क्या कि ये लेके आया है अपन भी एक दिन लेके आएंगे, ऐसा भी होता है ना, अलग अलग कैटेगरी होता है, ऐसा फीलिंग होता है। सर एक लड़का लेके आया कार और बगल में लगा दिया, सर दूसरे वाले ने उस पर उसका सेंसर बजता था, वो टच कर देता था बार बार, इतना बजता था, वो शायद वो डिज़ायर था, शायद डिज़ायर में शायद दिया भी रहता है, बहुत बजता था। सर उसने इतना बजाया इतना बजाया कि फाइनली दो चीज़ हुआ, बजाते बजाते एक तो शीशा तोड़ दिया, और दूसरा उसको सेंसर हटवाना पड़ा कि पता नहीं कम वक्त इस सेंसर को सुनते सुनते कहीं गाड़ी ना तोड़ दे। और फाइनली कोई आदमी, आप सोचो सोसाइटी में कैसे कार खरीद के ला सकता है जब बच्चे इतने अच्छे हों। मैं बोलना ही चाहता हूं कि राइजिंग जब पावर होता है, सुनना सर, आपके बगल में कोई पड़ोसी जब अगर आपसे आगे बढ़ रहा है तो सर वो इनसिक्योरिटी होती है। ये हर पे लागू नहीं है, ये हर किसी पे लागू नहीं है सर। जलनशील होना ये इंसान का स्वाभाविक नेचर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ तब है जब सिर्फ आप जलते हो और मेहनत नहीं करते हो। इसीलिए ट्रक के पीछे लिखा रहता है जलो मत संघर्ष करो। आ रहे समझ में? क्योंकि आपको बताया जाता है कि जलना जो है वो तो नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर भाई बहन को भी होगा, भाई को भाई से भी होगा, अच्छा, लेकिन सर अच्छा जो होता है ये सोचता है अरे क्या हो गया, अच्छा है ना यार भाई, ये लिया बढ़िया लिया। लेकिन कुछ लोग पिन पॉइंट करते रहते हैं, पिन प्रिक करते रहेंगे, तो और भैया तो ले लग, तू करता रहा। अब देखो उसको दिमाग पे, वो कहेगा यार अजीब हरामखोर आदमी है, भाई लिया चाहे वो लिया, हमारा ही तो है। लेकिन सर ये मेंटल आपको गेम खेलिया जाता है साइकोलॉजिकल, कि बेटा जलनशील तो था ही, अब किसी ने उसमें सिर्फ घी डाल दिया। प्लीज जलिएगा मत। थूसीडाइड का कहना था कि जब भी कोई कंट्री पावरफुल होता है तो बगल के जो कंट्री है, सुनो ध्यान से, जैसे चाइना बढ़ रहा है तो चाइना से पहले पावरफुल कंट्री कौन है? अमेरिका। अरे हाँ है ना? तो अगर नया कंट्री कोई पावरफुल हो रहा है तो क्या आपको लगता है अमेरिका खुश होगा? सर उसको इनसिक्योरिटी होगी। इंडिया आज पावरफुल हो रहा है तो किसको इनसिक्योरिटी होगी?
सर चाइना को भी होगी, अमेरिका को भी होगी। तो राइजिंग पावर जब बढ़ता है कोई भी कंट्री का, तो जो पहले से पावरफुल है उसको हमेशा इनसिक्योरिटी होती है। दिस इज कॉल्ड थुसीडाइड प्रिंसिपल। क्या सुन पा रहे हो? किसी को समझ आया? तो जब भी कभी एक राइजिंग, कोई भी एक नया पावर आता है, कोई नया देश पावरफुल बनता है, तो किसी पहले वाले पावरफुल देश को बुरा लगता है। जैसे सर मान लो पहले प्रधानमंत्री थे कौन? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बाद आए ना सर, मतलब अब तो मनमोहन सिंह के बाद 2014 में आ गए कौन? अब नाम तो मैंने नहीं बोला है, बाकी आप सबको पता है। अब जैसे ही आए तो क्या हुआ? कांग्रेस को इनसिक्योरिटी हुआ। अरे हुआ ना सर, क्योंकि पावर बीजेपी का बढ़ रहा था सडनली, कांग्रेस ही आ रही थी नीचे। तो राइजिंग पावर जनरेट्स इनसिक्योरिटी पावर। लेकिन कांग्रेस तो पिछले 50-60 सालों से राज कर रही थी और सडनली उसको तोड़ दिया ना, तो जो क्या कांग्रेस खुश होगा? और कांग्रेस तो मोदी जी जाके बोले खुश तो बहुत हो गए तुम। नहीं सर, कांग्रेस बोला आके खुश तो बहुत हो गए बाबा, क्योंकि 50-60 साल से अपन राज कर रहे थे, अब तुम 3-4 साल में जो है ना बहुत। तो सर यहाँ पे लागू क्या होगा? थुसीडाइड प्रिंसिपल। लेकिन थुसीडाइड ने ये बात को कंट्री पे बोला था कि कोई भी कंट्री पावरफुल नया बनता है तो जो पहले से पावरफुल है उसको बुरा, तो उसमें बोलता है ना जलता है मन जलता है, गाना है ना, चुभता है, ऐसा है कुछ। सर राइट में देख लो, सॉरी लेफ्ट में। थुसीडाइड्स पहली बात एक इतिहासकार थे जो एथेंस के थे। अब जिनको मैं एथेंस पढ़ा चुका हूँ, ग्रीस की राजधानी, उसको तो पता हो जाना चाहिए। कहाँ पढ़ा था? अफ्रीका में, यूरोप में ना, कि एशिया में? यूरोप में। जिसको याद नहीं हुआ ना, मैं पहले बता देता हूँ, टेस्ट होगा सैटरडे को, मैप दूंगा, क्वेश्चन होगा। और बाकी मारने पीटे में मैं बिलीव नहीं करता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या मार के करेंगे यार? आप लोग खुद ही मार दोगे मेरे को। बट प्रॉब्लम इज कि सर रिजल्ट देने के लिए वो जरूरी है आपका रिवीजन करना। सुन पा रहे हो? नीचे आना जरा, नीचे। तो थुसीडाइड एक इतिहासकार थे जो एथेंस के थे। थुसीडाइड ट्रैप इसको बोलते हैं, एक उभरती शक्ति, बगल में लिखा हुआ है, के कारण पहले से शक्तिशाली देश को असुरक्षित महसूस होता है। क्या समझ आ रहा है सभी को? है ना? तो राइजिंग पावर कॉज इनसिक्योरिटी। राइजिंग पावर कौन? चाइना, ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है। और किसको इनसिक्योरिटी हुई? यूएसए को। सो यूएस चाइना आर इन्वॉल्व इन ए थुसीडाइड ट्रैप। ईमानदारी से बोलिएगा, सबका दिमाग यही है? किसको समझ में आ गया? अब जिससे हाथ ईमानदारी से खड़े करना, पूछ लेता हूं मैं। चलो अभी जितना तक पढ़ा है उसमें से पूरा का पूरा सही जवाब कौन दे देगा? किसमें हिम्मत है? ये देखो, पहले सब खड़ा किया, अब जवाब देने में सब कम कर लिए। ठीक, तो चलिए, जो लोग हाथ नहीं उठाए उन्हीं से पूछ लेता हूँ। इन लोगों को लगता है हाथ नहीं उठा तो नहीं पूछेंगे। अजीब आदमी है। चलिए, तो पहले बताएंगे आप प्रीति, जल्दी से, थुसीडाइड ट्रैप क्या है? पहले वाले देश को बुरा लगता है, चलो असुरक्षित महसूस होता है, गुड। डिहाइफेनेशन क्या है? एंड देन उसके बाद बता दीजिए आप, चूंकि आप पढ़े हैं, डायस्पोरा क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके मिनिमम 2 जनरेशन या उससे ज़्यादा रहता है। खाली हो जाए एक बार यार, मतलब आंसर चाहिए ना, परफेक्ट चाहिए सर, थोड़ा भी किंतु परंतु ये नहीं आंसर सर, एकदम चाहिए तो चाहिए, करेक्ट, क्लियर बात है, इसीलिए 3-4 बार रिपीट करते हैं। तो अभी तक हो गया हाइफेनेशन, डिहाइफेनेशन, उस पर पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ कि सर जब आप किसी दूसरे को कंट्रोल करते हो, कहा कि तीसरा उस पर नहीं आप कर सके। और उसके बाद अभी क्या पढ़ा है मैंने? थुसीडाइड ट्रैप। इसके अलावा भी कुछ पढ़ा है? नहीं ना सर। अब आओ वापस पेज नंबर 10 पे और अब जीवन का आनंद के लिए तैयार हो जाओ। आ गए सभी लोग? आ गए पक्का? अब प्लीज 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, अच्छी ईमानदारी से बोलना, बोर तो नहीं हो रहा है ना? तेज नहीं जा रहा है ना? अपन आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, मजे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है देखिएगा, पेज नंबर 10 पे आपको नीचे दिख रहा होगा आर्म्स कंट्रोल एंड डिप्लोमेसी, दिख रहा है? अच्छा, आर्मामेंट जानते हैं आप? आर्मामेंट होता है हथियार की संख्या को बढ़ाना, और एक होता है डिसआर्मामेंट। जैसे बोलते हैं ना हथियार डाल दिया, तो हथियार डाल दिया मतलब क्या हुआ सर? कि उसने पहले उसके पास 4 बंदूक था, अब उसने सारे बंदूक बोला सरकार को ले जाओ, अब हम गुंडागर्दी छोड़ दिए। वैसे समझना नहीं है। मान लो किसी देश के पास 4 ऐसे है, मान लो राफेल, क्या है? उस देश ने बोला कि अब राफेल हम छोड़ रहे हैं,
अब अपने को राफेल की जरूरत नहीं है, मतलब उसने अपने हथियार रख दिए कि हथियार बढ़ा लिया? अरे हथियार की संख्या बढ़ाया कि घटाया? जब हथियार की संख्या बढ़ाए तो आर्मामेंट, और जब हथियार की संख्या घटाए तो डिसआर्मामेंट। क्या सुन पा रहे हो? वो हथियार कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकता है कि सर किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब मान लो 4 है, किसी के पास 5 है, तो 4 जिसके पास है उसने घटा के 3 कर लिया, तो क्या हुआ? डिसआर्मामेंट की आर्मामेंट? आर्मामेंट। सर नीचे आना जरा देख लो, पहले वहां पे वर्ड है देख लो, आर्मामेंट मतलब है इंक्रीज द नंबर ऑफ आर्म्स। आर्म्स मतलब वो हथियार की बात हो रही है, आर्म्स मतलब बाजू की बात नहीं है। दूसरा नीचे आइएगा, अस्त्र शस्त्र में क्या लिखा है? आर्मामेंट तभी किया जाता है जब कोई देश असुरक्षित हो एंड ड्यू टू इट्स एनवायरनमेंट एंड नेबरिंग कंट्रीज। सीधा इधर इधर पता है आपको, इधर देख लेना, सुन लो, पता होगा ही। न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण हुआ था, तो एक मूवी है पोखरन, देखे मूवी? नहीं देखे? परमाणु नाम से है, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरन, रियल स्टोरी है वो। वैसे मैं सबको बोलता हूँ और सबको पढ़ाता हूँ, हाँ सबको पढ़ाता हूँ, तो उसमें दिखाता भी हूँ, दिखाऊंगा भी। मूवीज़ की लिस्ट आपको दूंगा मैं बाकायदा, मूवीज़ की लिस्ट जो दूँ देखिएगा। मैंने एक नील बटे सन्नाटा बोला था, कितने लोग देखे हो? और बाकी लोग नहीं देखे? देखे आप? सर जो बोलते हैं वो किया करिएगा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा? मैं अपनी जिम्मेदारी तो आपको बताऊँगा, आपको नुकसान हो जाएगा। नील बटे सन्नाटा मूवी देखिएगा एक बार, 2009 की, बहुत ही ज़बरदस्त, सारे नोबेल प्राइज से लेकर सारा प्राइज मिला हुआ है। हमारा प्रॉब्लम है कि सर यूट्यूब पे हम सारे वीडियो देख लेते हैं, जो सही चीज़ का है वो ये देख लेते हैं। 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का, लेकिन सर अच्छा मूवीज़ कुछ भी देखना इज़ नॉट एन इंटरटेनमेंट, याद रखिएगा। इंटरटेनमेंट कुछ भी देखने से नहीं होता है, कुछ देख के कुछ मज़ा आ जाए ज़्यादा सही है। तो स्टोरी ऑफ पोखरन में सुनना, आप इस बात को तो सब लोग जानते होंगे कि अमेरिका ने हमें परीक्षण करने में बहुत दिक्कत करी थी, मतलब सुना तो होगा, जोर से एक बार बोला यस और नो। सर ये जब पाकिस्तान ने भी पूरी जान लगाई कि इंडिया परीक्षण ना कर पाए, आपको फिर मैं इंडिया पाकिस्तान पढ़ाऊंगा, तो पाकिस्तान जब खाली थोड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश में था, इंडिया को सर आंख दिखाने लगाओ कि ज़्यादा बोले ना बेटे। इंडिया कहा यार अजीब हाल है ये, इसने भी थोड़ा परीक्षण भी नहीं किया, और तब तक इसने हमारी तरफ ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि डराने लगा। अमेरिका बार बार बोलता है इंडिया को परमाणु बम आप नहीं बनाओगे, इंडिया बोला भाई सुनो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है, मेरे जो पड़ोस में है ना उन सबको बोलो नहीं बनाने के लिए। सीधी सी बात है, इंडिया का एक ही स्टेटमेंट है आज तक कि हम पूरे देश में शांति स्थापित रखना चाहते हैं, पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं। सर इंडिया रामायण और उन सब चीज़ों से बन के आया है, लेकिन इंडिया का एक स्टेटमेंट है जो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ। इंदिरा गांधी के समय भी इंदिरा गांधी ने उस समय बोला, और कोई संप्रभुता पे आंख उठाएगा तो आंखें निकाल ली जाएंगी और जवाब करारा मिलेगा। सर सीधा बात बोला। अमेरिका क्या बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड लोग और ये सब तो नहीं बना रहे, आप क्यों बना रहे? अब स्विट्जरलैंड बोलूँ तो समझ में आ रहा है कुछ? अरे जिनको पढ़ा चुका हूँ, तो सर जर्मनी को घेरने वाला पूरा PCASFB LND याद है कि भूल गए? अमेरिका बोला कि स्विट्जरलैंड बना रहे, आप क्यों बना रहे हो? इंडिया बोला स्विट्जरलैंड और उसके पड़ोसी सब शांति से रहते हैं, ये हमारा हरामखोर पड़ोसी एक पाकिस्तान एक तरफ चाइना, ये जीवन भर तो मारपीट की बात करता है। इस बात की गारंटी है, सुनो, कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो चाइना हमको इस बात के लिए नहीं धमकाएगा क्या कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मार देंगे, तुम्हारा क्या होगा? सर इसी बात पे तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और रसिया के बीच लड़ाई हुआ था। अमेरिका ने बिना रसिया को बताए न्यूक्लियर बम बना लिया था, और जापान जैसे हिरोशिमा नागासाकी जो आप सुने रहते हैं, जैसे ही मारा, रसिया ने बोला तुमने बताया नहीं था यार, उस सन रह गया कि तुमने बिना बताए बना लिया। तब रसिया को लगा ना कि अब तो जब जापान पे मार सकता है तो हमको भी तो मार सकता है। तब रसिया ने कहा वी विल ऑल्सो डेवलप अ न्यूक्लियर पावर। तो सर आपसे पूछे कि कोई देश इंडिया का क्या स्टैंड? इंडिया आज भी बोलता है कि हम सिर्फ शांति चाहते हैं, और न्यूक्लियर बॉम्ब के पॉलिसी में इंडिया ने लिखा है हम कभी भी किसी देश पे पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ेंगे। इंडिया का फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन अगर हम पे कोई किया तो हम ऐसा करेंगे कि उसके बाद वही सोचेगा कि उसका परिणाम क्या होगा। ये लिखा हुआ है सर, ये रिकॉर्डेड है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कि पहले तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो करेंगे उसके बाद परिणाम हम भुगतेंगे, आप जानोगे, और जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे ना। अरे सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे? निद्रा के मुद्रा में नहीं गए ना सब? सर आर्मामेंट मतलब वेपन्स की संख्या बढ़ाना,
डिसआर्मा में मतलब वेपन्स की संख्या घटाना। प्लीज सुनना, बहुत मजा आएगा, आप यकीन मानो। आप तक आज तक जो आप लोग पढ़े हैं ना, जो भी पढ़े हैं पढ़े रहने दो। नीचे आना, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है नीचे, स्विट्जरलैंड को आर्मामेंट की जरूरत नहीं है लेकिन इंडिया को है, क्योंकि इंडिया का पड़ोसी देश तंग करता है जबकि स्विट्जरलैंड का पड़ोसी देश तंग नहीं करता। अब तो स्विट्जरलैंड क्यों बनाएगा? सर आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी में, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है यूरोप के कंट्रीज में कि गेट अगर इधर से खुला तो स्विट्जरलैंड और इधर से खुला तो नीदरलैंड। गाड़ी का पहिया एक तरफ स्विट्जरलैंड में है और गाड़ी का पिछला पहिया नीदरलैंड में है। इतना अच्छा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया में तो सर डनेर के लिए मारपीट हो जाता है। अरे नहीं, गांव में नहीं होता, वो गया खेत जोतने, काटते काटते इधर लेके आ गया। सर इंडिया का एक पहला फिलॉसफी है, घर और द्वार साफ सुथरा होना चाहिए लेकिन नाद हमेशा रोड पे रहेगा। आप समझ आ रहे हो मेरी बात? क्या है कि नाद रोड पे रहना हमारा जन्मसिद्ध, और जब तक 3-4 आदमी को गिराएंगे नहीं तब तक हमारे, क्या कि पानी भी वही उपछेंगे ना। अरे सर इंडिया है ये, इनक्रोचमेंट का इतना, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, ये सच्चाई है। अरे है ना सर, 2 बार हमारा भाई शिकार हो चुका है इसका। वो पानी को खींच के रोड पे छोड़ दिया, बाइक से आया सर, 2 बार स्लिप। आज भी वो भाई वहां जाता है, उसको आज भी डर लगता है, वहां से उतर के पैदल जाता है वो, और कमबख्त आज तक वहां रोड बना नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनक्रोचमेंट कभी भी मत करिएगा। उस इनक्रोचमेंट का भरपाई आपके फ्यूचर जनरेशन को करना पड़ेगा। बहुत लोग सरकारी जमीन में रह रहे हैं, हड़प रहे हैं। सर सरकार जब तक सोया है तब तक सोया है, उठेगा ना तो पिछले पूरी जिंदगी की कमाई आपका 2 मिनट में तोड़ देगा और आप उसके बाद सीधा रोड पे आ जाइएगा। अरे है ना, तो मेहनत है सर कमाने का, बाकी नाद रोड पे नहीं बनाने का। सुन पा रहे क्या? ये बुरा लग रहा है क्या? सर इसमें जो बताने वाला हूं इसके पीछे एक लॉजिक है, आप बोर नहीं होंगे, इसके पीछे एक लॉजिक है जो आपको समझना है। मैंने बोला, वापस देखना जरा राइट साइड में, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में मैंने आपको बोला जैसे आपका सर बेडरूम जो है वो आपका किसी और कंट्री में है, उन्होंने आपसी समझौता किया हुआ है। अगर आपको एक साथ बहुत कंट्री घूमना है ना तो यूरोप के किसी एक कंट्री का वीजा बना के और चले जाओ। दूसरे कंट्री में जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है यूरोप में। आप किसी एक मान लो जर्मनी जाना चाहते हो, जर्मनी का पासपोर्ट वीजा रेडी रखो, पहुंच जाओ, और जर्मनी के बाद PCA SFB LND आराम से मस्ती में घूम के आने का एक वीजा पे। जैसे इंडिया से नेपाल जाने के लिए वीजा लगता है क्या, उसी तरीके से वहां का अंडरस्टैंडिंग है सर। पूरा यूरोप महसूस करो, यूरोप ऊपर में क्या था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, PCA SFB LND, फिर दूसरा सेंटर हंगरी, सर SCSA, तीसरा नॉर्थ मैसिडोनिया, क्या था, केब, केस, गैस। तो सर यहाँ पे पूरा का पूरा आप घूम सकते हो। तो वहाँ का अंडरस्टैंडिंग तो अच्छा है क्योंकि वहाँ देशों ने आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाई। इंडिया में तो सर क्या अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे तो अंडे और भूजा के लिए मारपीट हो जाता है। भूजा नहीं दिया तो चाकू मार दिया। खैर इंडिया प्यारा है। सर राइट साइड में आइएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इंडिया ने सीधा स्टेटमेंट बोला कि पड़ोसी मुल्क सर हमारा अगर शांति रहेगा तो हमको बनाने में कोई दिक्कत, मतलब हम नहीं बनाएंगे। अरे आपको लगता है इंडिया ने आज तक कभी किसी देश पे पहले आक्रमण किया है? कहीं नहीं किया। इंडिया का नेचर कभी विस्तारवाद और रहा ही नहीं है। वो चुपचाप जानता है जितना हम में है हम उतना डेवलप करेंगे अपना। उसको सर इस बात चाइना आराम को नजर गिराया रहता है। वो जैसे ही चाइना का जन्म हुआ पहले देखा बॉर्डर के आसपास जितना है सबको कैप्चर कर लो। आपको फिर चाइना पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि गुलाब सिंह ने इतने ऊपर तक कैलाश मानसरोवर तक अपना कैप्चर कर लिया था कि सब बोला कि यार ये गलत बात है। फिर वापस इंडिया के लोग होते हैं दरिया दिल, बोले ठीक है जा, छोड़ दिया तेरे को। नहीं तो सर आज कैलाश मानसरोवर भी अपना पूरा का पूरा, और वो ऑफिशियली है। लेकिन इंडिया क्या है, रणजीत सिंह ने माना कर दिया। रणजीत सिंह जो पंजाब के थे उनके अंडर में ये काम करते थे, कश्मीर के ये थे गुलाब सिंह। पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो। नीचे आना जरा, तो पेज नंबर 16 नहीं 11 पे आइएगा। आ गए 11 पे? अच्छा बोर तो नहीं हो रहे सर? अगर बोर हो भी रहे हो ना तब प्लीज, नींद आ भी रहा होगा तब भी सुनते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आना, पेज नंबर 11 पे आपको दिख रहा है आर्मामेंट। देखिए राइट टॉप पे हिंदी में लिखा हुआ है हथियारों की संख्या घटाना, और डिसआर्मामेंट हथियारों की संख्या हिंदी होता है निरस्त्रीकरण। नहीं बोलते हैं शस्त्रीकरण और एक निरस्त्रीकरण, मतलब शस्त्र को डालना। जरा नीचे आओ। रिड्यूस द नंबर ऑफ आर्म्स, हथियारों की संख्या कम करना। डिसआर्मामेंट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा मुझे बताना कि कोई अगर कंट्री हथियारों की संख्या बढ़ाए तो उससे देश में शांति होगा कि अशांति होगा?
इतना बात तो सबको पता है कि सर अगर हथियारों की संख्या बढ़ाओगे तो दूसरा कोई भी तो हथियारों की संख्या बढ़ाएगा, और जाहिर सी बात है जब दोनों तरफ हथियारों की संख्या बढ़ेगी तो क्या दोनों शांति से जिएंगे? सर एक घर का एक रोटी बढ़िया से नहीं खा पाएंगे आप। इसीलिए सर डिसआर्मामेंट ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे एक बात सोच के सब बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है पूरे वर्ल्ड में कि हर देश डिसआर्मामेंट कर दे? प्रैक्टिकली सोचो सर, यथार्थ मतलब जो फैक्ट है वो ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आदर्शवाद ये कहता है कि ऐसा हो जाए तो कितना खूबसूरत होगा। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पुलिस का कोई जरूरत नहीं है, जहां पुलिस वो नॉर्मल इंसान की तरह है, उसी ड्रेस में रहता है, और नॉर्मल इंसान कहीं कोर्ट में केस ही नहीं हुआ है। आप जान के हैरान रहेंगे, ना वहां पुलिस डंडे ना बंदूक ना कुछ भी लेके नहीं चलती है, नथिंग। आप समझ पा रहे हो? सर इंडिया में भी ये पॉसिबल है, कुछ हरामखोर सुधर जाएं तो, क्योंकि इंडिया के लोग जनरली पहले मारपीट करना नहीं चाहते। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, कुछ मूवीज़ ने प्रभावित किया है, कुछ हॉलीवुड के मूवीज़ ने प्रभावित कर दिया, और बाकी बॉलीवुड वाले तो हैं ही, एक गोली मारेंगे गोली का 4 हिस्सा जाएगा, 5 आदमी को लग जाएगा। समझ रहे हो? रजनीकांत स्टाइल। जरा आ जाओ नीचे। आर्मामेंट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, सो डिसआर्मामेंट इज कंड्यूसिव फॉर ग्लोबल पीस। निरस्त्रीकरण दुनिया के लिए अनुकूल है। क्या है वर्ड सही है गलत? निरस्त्रीकरण से क्या शांति होगी ना? अरे ऐसा ना हो, नीचे आना जरा। बिकॉज इफ इंडिया इंक्रीज, वहां देखना एक एरो बनाया होगा, तो एरो मतलब आप इंक्रीज समझ लीजिएगा। इफ इंडिया इंक्रीज आर्म्स देन चाइना एंड पाकिस्तान विल ऑल्सो इनसिक्योरिटी होगी, तो चाइना और पाकिस्तान भी तो बढ़ाएगा, तो देश में पूरा क्या शांति स्थापित होगा? नहीं सर, मतलब एक ने 1 बंदूक लिया तो दूसरे ने 3 लिया, तीसरे ने 4 लिया, अब शांति का एकदम बेजोड़ व्यवस्था कर लिया इन्होंने। जरा नीचे प्लीज आना, नीचे। सो इनस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, इनसिक्योरिटी इज द ओनली रीजन ऑफ आर्मामेंट। आपको क्या लगता है कोई आदमी, अगर रसिया ने क्यों बनाया हथियार, परमाणु बम क्यों बनाया? क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी हो गई कि अमेरिका तो फिर हमको मार देगा। इसके अलावा कोई कारण है क्या? सर इनसिक्योरिटी ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर किसी इंसान को थोड़ा संदेह हो जाए किसी चीज पे ना, डाउट और इनसिक्योरिटी, सर वो बार बार परेशान करते रहता है। जैसे आपको डर हो गया, और डर इनसिक्योरिटी कब होती है? जब आप ज्यादातर कभी चीजों को गलती करते हो। अगर आप घर में घी का शीशी तोड़ दिए हो तो मम्मी आपको सुबह से ढूंढेगी कि तोड़ के गया कहाँ इधर, मतलब आप डरे हुए हो, तो आप कुछ ना कुछ अपना प्रोटोकॉल, दादी के पास जाओगे। दादी होती है ना सर, देखो मम्मी होती है सेनापति, पापा हो गए राजा। क्योंकि अब आप जो भी गुस्सा करोगे तो मम्मी यहाँ का खबर लेके पापा के पास, फिर पापा का खबर लेके आपके पास। तुम ही मान जाओ ना, पापा भी नाराज है, तुम भी नाराज है। ये ज़्यादातर बेटा और बाप में होता है, बेटी लोग में नहीं होता। बेटी लोग यही करती है, नहीं मानोगे तो अपने घर रहो। पापा भी कहते ये देखो ऐसे बात करती है, उन लोग का सर बॉन्डिंग अच्छा होता है। बेटा क्या होता है, वो मुंह फुला लेगा, हमको बोल दिए तो मम्मी बोलेगी मान जाओ बेटा, तू ही मान, बाप है वो तेरे, मजाक छोड़ी ना। अब ये बेटा भी करा, हम नहीं मानेंगे, हमको 10,000 चाहिए, और बोलेंगे यार अभी है नहीं। लेकिन सर फाइनली फिर डिस्कशन होके सेनापति डिस्कशन करके बोलते ठीक है 5,000 तू ले, 5,000 तू ले। और सेनापति कौन होता है? मम्मी। और जब इन सब से नहीं कुछ सॉल्व हो तो आती है दादी और दादाजी, और तब बोलते हैं ज़्यादा गुमान चढ़ा है तुमको, सारा उतार देंगे। सेम आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, तो राष्ट्रपति का यही रोल है जो दादाजी का रोल है। वहाँ पे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट खूब लड़ती है, बीच में राष्ट्रपति आता है, कहता दोनों शांत हो जाओ, लोग पकड़ के दोनों को चेप देंगे, घर मेरा है, सारा साइन मेरा होता है, दोनों भागो यहाँ से। सर ये इतना अच्छा बॉन्डिंग है ना कि आपको बना के रखना है पूरा क्लास, आप मजे मजे में सारा पॉलिटी याद कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और क्वेश्चन सारा आराम से बन जाएगा। आपको ये लगेगा कि आप बहुत लोग लगता है आईएएस इतना आसान होता है सर, अगर हम पढ़ाएं। चलो नीचे आओ। अब सर नीचे देखना, आर्म्स में 2 चीज होगा, प्लीज आप यहां से समझना। डेफिनेटली आर्म्स में आपको दिखेगा इनसिक्योरिटी इज द ओनली रीजन ऑफ, इसलिए कोई सक्सेसफुल हो जाए तो ज्यादा इनसिक्योरिटी नहीं रखो, थोड़ा बहुत इज ह्यूमन नेचर। तो जब कोई सक्सेसफुल आपका भाई बहन हो जाए तो ये नहीं सोचना कि हो गया है तो बहुत तेज बन रहा है। टीना डाबी का नाम सुने आप लोग? अब टीना डाबी की बहन का नाम क्या? आधा से ज्यादा लोग ये नहीं बोल रहा है कि रिया डाबी ने निकाला, 90% क्या बोल रहा है? टीना डाबी की बहन ने निकाला। रिया डाबी कह रहे मेहनत मेरा, यार मेहनत तो हम किए,
नाम किसका? टीना डाबी का। लोग अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं सर? उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया रिया डाबी को। उसने इंटरव्यू में भी बोला कि मेहनत मैंने इतना किया है बट मुझे लोग जान रहे हैं टीना डाबी की बहन, ये नहीं बोल रहे कि रिया ने निकाला है। क्या सुन पा रहे हो? अब वो आदमी सोचो कितना इनसिक्योर होगा। तो ये सर जो चीजें है ना, ये बड़ा मैटर करता है। तो इसीलिए आपके भी अगर फैमिली में कोई बगल में आप निकाल ले तो चिंता नहीं करिएगा, आप बस थोड़ा बहुत ही नेचर, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन याद रखिएगा जब किसी के खुशी में आप खुश होते हैं ना, यकीन मानिए आपका घर कभी नहीं जलेगा, आप उससे ज़्यादा मिल जाएगा आपको। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना सर, हर चीज़ में खुश होते हैं। सुरेश रैना को जानते हैं आप? गजब का आदमी है सर। कोई भी विकेट ले वो इंडिया के लिए खुश होता है, उसको किसी से मतलब नहीं है सर। वो जाकर गले लग जाएगा, कूद जाएगा, उसको उठा लेगा। ऐसा है वो, ये ऐसा है सर, ये ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मेरा रोहित शर्मा से लड़ाई है, वो देश के लिए नहीं खेल रहा, वो पर्सनल बेसिस पे खेल रहा है। तो सुरेश रैना जैसा बनिए, एक्चुअली काफ़ी अच्छा इंसान है वो। गांव देहातों में ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करता है सुरेश रैना, मस्त। तो थोड़ा रखिएगा। आइएगा नीचे। आर्म्स में दो आर्म्स हैं, समझिएगा। पहला है टेंजिबल, दिख रहा है वहां पे, और दूसरा है इनटेंजिबल। इसको समझ लेना। पक्का बोर नहीं हो रहे हो ना? बस थोड़ा देर और पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? थोड़ा देर पढ़ा के बस थोड़ा देर और। तो पहला आपको दिखना है टेंजिबल, दिख रहा है? टेंजिबल में क्या दिख रहा है ब्रैकेट में देखना, फिजिकल आर्म्स प्लस न्यूक्लियर। जब मैं बोलूं कि टेंजिबल आर्म्स तो क्या सोचोगे? फिजिकल आर्म्स प्लस टेंजिबल। जरा नीचे देखना, इनटेंजिबल में है साइबर आर्म्स एंड वेपन्स। सर हथियार में भी तो तरीके अलग अलग हैं। अब क्या है, लड़ाई जो होती है तो अब लड़ाई डायरेक्टली हथियार नहीं होती, अब लड़ाई होती है इधर साइबर क्राइम। डेटा लीक कर लिया, उसका डेटा उठा लिया, वायरस ही छोड़ दिया। क्या सुन पा रहे हो? तो अब हथियार के लड़ाई नहीं, और आने वाले समय में आगे सिर्फ साइबर ही लड़ाई होगी, साइबर वार। अब बंदूक से लड़ाई होना खत्म, अब साइबर वार का दिन है सर। सुन पा रहे हो? इसीलिए इंडिया को हथियार बढ़ाने के अच्छे से जगह पे जल्दी उससे अच्छा है कि आप सर आईटी सेक्टर पे खर्चा करिए, एजुकेशन पे खर्चा करिए, ताकि साइबर वार ऊपर आए, साइबर और नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप हो। राफेल खरीद लेने से कोई शक्तिशाली नहीं हो जाएगा। सुन पा रहे हो? वो देश के लिए सर बुरा है। लोग खुश हो जाते हैं, न्यूज वाले दिखाते हैं, ये देखो राफेल इस तक गया, ऐसे आया, ऐसे आया, दिखा देते हैं ना न्यूज़ पे, अमृतसर से चला यहाँ पहुँच गया। सर वो कुछ नहीं है। बॉर्डर पे जितना खर्चा आप कर रहे हैं, अगर कम करके एजुकेशन पे खर्चा करें तो ज़्यादा फायदा है। तो ज़्यादा खुश मत होइएगा, नीचे आइएगा। तो आर्म्स दो तरीके को हो गए, प्लीज रिपीट करना एक बार। टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। प्लीज एक बार जोर से, पहला टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या? फिजिकल प्लस न्यूक्लियर, मतलब सारा गोला बारूद मारपीट सब कहाँ आ गया? टेंजिबल में। और इनटेंजिबल उसके अलावा मतलब साइबर वार। याद है? समझ पा रहे हो? नीचे आना, नीचे। अच्छा फिर से यही थे ना? चलो कोई बात नहीं, एक बार और बता देते हैं। सुनना इधर, मैंने बोला जब भी कभी फिजिकल की मैं बात बोलूं, मतलब कि सर फिजिकल में क्या बोला? गोला बारूद बंदूक सारा कुछ प्लस न्यूक्लियर, ये सब कुछ बोलूं तो बोलेंगे क्या? टेंजिबल आर्म्स। इसमें कोई तकलीफ? और जब साइबर सेल जैसे वायरसेस, आईटी सेक्टर, जितना सारा हैकिंग, ये सब कुछ हो तो उसको बोलेंगे इनटेंजिबल। तो जब भी अभी मैं जो बोल रहा हूं आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट, सुनना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं क्या टेंजिबल की बात कर रहा हूं या इनटेंजिबल की बात कर रहा हूं? सर अभी जो बातें हो रही हैं वो टेंजिबल की बातें, टेंजिबल की बातें नहीं करी। मैंने क्या बोला? जब बोलूं आर्मामेंट, आर्मामेंट मतलब क्या? संख्या घटाना, एंड डिसआर्मामेंट मतलब घटाना। तो इनटेंजिबल की बढ़ाना कि टेंजिबल की बढ़ाना? मतलब टेंजिबल का ही मैं बढ़ाने घटाने की बात कर रहा हूं। अभी तक साइबर वार पे कोई नियम कानून नहीं है सर। इसी वजह से अमेरिका का इतना ज्यादा डेटा लीक करके निकाल दिया है रसिया ने, कि अमेरिका को 1 साल बाद पता चला कि लगभग इसने अरबों का डेटा लीक कर लिया है रसिया ने। थोड़ा सा अभी अमेरिका थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन अभी देखो वो भी कम नहीं है। नीचे आओ, नीचे आइएगा। तो आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट इज अबाउट फिजिकल प्लस न्यूक्लियर, नॉट इंटेंजिबल। क्या दिख पा रहा है सभी को? नीचे आइएगा। कंट्री ए मैंने लिखा है एक आर्मामेंट और एक लिखा है डिसआर्मामेंट। मान लो किसी कंट्री के पास 100 थे, 100 से उसने अपने वेपन की संख्या 150 कर ली, तो क्या हुआ? और 100 था, उसके बाद वो 50 कर लिया, तो क्या हुआ? कोई तकलीफ यहां तक? यस और नो? सर राइट में आइए। कंप्लीट डिसआर्मामेंट मतलब 100 था 0 कर दिया,
लेकिन मैंने वही बात बोला, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली कोई भी हथियार जीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ सर सोच जा सकता है। नीचे आइएगा, राइट में क्या आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है? तो अभी तक क्या पढ़ा दिया हूं मैं? सबसे फर्स्ट क्या पढ़ा है बोलो जरा? हाइफनेशन, डी हाइफनेशन, उसके बाद स्ट्रैटेजिक डेप्थ, उसके बाद थूसीडाइड। क्या बोला थूसीडाइड में? जब नया कोई देश शक्तिशाली बनेगा तो पहले से जो शक्तिशाली है उसको इनसिक्योरिटी होगी। सुन पा रहे सर? उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या? आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट में मैंने दो चीज बोला। आर्मामेंट मतलब क्या बोला? दो, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। तो जब भी मैं बोलूं बढ़ाने या घटाने की बात, तो टेंजिबल की करूंगा या इनटेंजिबल? कोई तकलीफ इसमें? अब प्लीज राइट में एक बार देख लो, क्विक थोड़ा क्विक। आर्मामेंट इज बेस्ड अपॉन ए स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्रीजिंग वेपन्स ओइंग टू इनस्टेबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। मतलब आर्मामेंट सर एक तरीके से इनसिक्योरिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा ना। मतलब सर आर्मामेंट शांति बढ़ाएगा कि शांति घटाएगा? शांति बोला हूं मैं, वर्ड्स पे ध्यान दो। मतलब आर्मामेंट बढ़ाओगे तो शांति बढ़ेगा कि घटेगा? एक आप पढ़ते हैं जैसे डायरेक्टली रिलेशन पूछा जाता है कि आर्मामेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस और इनवर्सली नहीं आप पढ़े होगे। जैसे आप पढ़ते हैं ना आप कि सर एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर आर्मामेंट बढ़ाओगे तो देश में शांति बढ़ेगी, सही कि गलत? गलत ना। संख्या बढ़ाओगे तो शांति कहां से बढ़ेगी? वो तो और अशांति हो जाएगी। अच्छा अब वापस सही बताना, क्योंकि ये पूछता है डायरेक्टली स्टेटमेंट में कि आर्मामेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शांति, मतलब पीस। ये सही कि गलत? सही होगा, क्योंकि इसका इनवर्सली मतलब क्या कि आर्मामेंट बढ़ाओगे तो शांति क्या होगा? घटेगा, और आर्मामेंट घटाओगे तो शांति क्या होगा? बढ़ेगा। तो सर बस थोड़ा दिमाग में रखना कि सीधा सा एक वर्ड है, जब आप संख्या बढ़ाओगे तो शांति घटेगा और संख्या घटाओगे तो शांति बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसको स्टेटमेंट में स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में इस्तेमाल करना। तो मुझे बताना, जब अगर संख्या बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। और अगर संख्या बढ़ाऊं तो इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। संख्या जितना बढ़ाओगे उतना ही इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब अस्थिरता उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही समाज में क्या होगा? व्यवस्था खराब हो जाएगी। आर्मामेंट से शांति स्थापित नहीं हो सकती है, लेकिन डिसआर्मामेंट से शांति स्थापित की जा सकती है। सुन पा रहे हो? नीचे आना, नीचे सर उसी में आना। डिसआर्मामेंट इज बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ वेपन्स एंड इज ए स्ट्रेटेजी टू प्रमोट ग्लोबल पीस। तो डिसआर्मामेंट से ग्लोबल पीस होगा कि आर्मामेंट से? सब बोलो एक बार। और आर्मामेंट से क्या ग्लोबल पीस पॉसिबल है? यस और नो? नीचे आइएगा। कंप्लीट डिसआर्मामेंट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, वहां लिख दिया मैंने, ध्यान से देख लो। कंप्लीट डिसआर्मामेंट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली बट द थियोरेटिकली यस। ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली सारा देश कभी भी नहीं छोड़ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई देश जीरो वेपन कर ही नहीं पाएगा कभी भी। नीचे आना, नीचे। इंडिया स्टैंड इज क्लियर। सुनना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपसे ये पूछता है कि इंडिया का क्या स्टैंड है इस टेंजिबल वेपन पे और इनटेंजिबल। आपसे आर्मामेंट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द व्यू एंड स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन टेंजिबल आर्म्स। वहां पे आपको ये बोलना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इंडिया स्टैंड क्लियर दैट, सुन लीजिएगा, वहां देख लीजिए एक बार। वी वांट वर्ल्ड पीस, हम दुनिया में शांति चाहते हैं, एंड वी विल डू कंप्लीट डिसआर्मामेंट इफ ऑल कंट्री डू डिसआर्मामेंट। इंडिया सीधा बोला, दुनिया में अपन शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं कुछ बनाएं तो आप सारे देश को बोलिए कि वो नहीं बनाएं, हमें नहीं बनाएंगे आप हमारे। अरे गलत है सही? सीधा बोला इंडिया ने कि स्विट्जरलैंड अगर नहीं चाहता है, स्विट्जरलैंड नहीं बनाता है क्योंकि उसके पड़ोसी में ऐसा है ही नहीं जैसा पड़ोसी हमारा है। हमारा पड़ोसी हमें तंग करते रहता है। सर बराक ओबामा आए थे इंडिया में तो एक बात बोले थे अपने, और अपने बायोग्राफी में लिखे हुए हैं कि इंडिया के लोग इतने शांति से कैसे रहते हैं मुझे आज तक नहीं पता, जबकि उनके आसपास इतना ज्यादा भयंकर लोग सब बैठे हुए हैं, फिर भी इंडिया के लोग खा के आराम से सोया रहता है। उसको पता है ज्यादा आया सर तो एक खुरपी से काट देगा क्या बोला? क्या? अरे खुरपी समझते हैं ना? नहीं समझते? अरे गांव में जब हल्ला होता है तो लोग खुरपी, कुदाल, हंसुआ, रेती, पता नहीं क्या क्या। सर वो क्या, उसको पता है। ट्रस्ट मी, बराक ओबामा का स्टेटमेंट इसलिए था, वो बोले क्या कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, हर किसी ने अटैक किया हम पे,
श्रीलंका को बर्बाद करने में चाइना का हाथ वो भी आ रहा है, और फिर भी इंडिया वाले प्यार से सो रहे हैं। अब बराक ओबामा आज तक कंफ्यूज हैं, तो बोले जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स रहने का, चिंता नहीं करने का, कि हम लोग रेतते हैं, हम लोग काटते नहीं है। ज़्यादा कुछ हुआ तो सीधा हंसुआ से रेत देंगे। सर अमेरिका परेशान रहता है, लेकिन इंडिया वाला भी ये रहता है कि चाइना अगर नहीं मिले तो हमें मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ होते रहना चाहिए ना कभी कभी। लेकिन सर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जिस देश के लोग अगर प्यार से और शांति से रह जाते हैं, चाहे किसी भी देश के लोग हों, वो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से करेगा, लेकिन उसको हमेशा तेज़ी से जाने में उसको वक्त फिर भी लगता है। क्योंकि सर जैसे चाइना है, वो जानता है कि इंडिया बहुत पावरफुल है, उसको पता है अच्छे से कि अगर इंडिया को नहीं हम बॉर्डर में उलझाए ना, ये बहुत आगे निकल जाएगा ये, इसीलिए वो बॉर्डर में उलझा। इंडिया को ये बात पहले समझ नहीं आती थी, अब जाके समझ में आया है। इसीलिए बार बार वो लोग लॉकडाउन में जितना सारा हुआ विवाद, बार बार लोग राजनाथ सिंह भी उसी लेवल का आदमी है, वो भी चुपचाप हो जाए तो हो जाए, ऐसे आर पार वाला। इधर ही भी पहुंचे, चाइना को सीधा बोले कि अब हम, हाँ अब स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला था अब समझ आएगा आपको। उन्होंने बोला था हम साम्राज्यवाद, विस्तारवाद और उपनिवेशवाद पे भरोसा नहीं करते। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था, जाके पीछे का भाषण सुनिएगा। तो अब आपको साम्राज्य, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, और आपको जो समझ में आएगा विस्तारवाद क्या होता है, एक्सपेंशनिज्म, जैसे चाइना करता है कि किसी को भी कर्ज देके और उसका जमीन ले लेगा, ये अलग हरामखोर लेवल का है। अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्री को इसने कर्जा दे दिया, अब बोलता है कर्जा चुकाने का नहीं है तो कहता जमीन दे दे। अब इसीलिए सर पूरा देश इकट्ठा हो गया है चाइना के खिलाफ, लेकिन ये हम मानने को तैयार नहीं है। ये अलग लेवल का चलता है ये। और कम्युनिस्ट पार्टी जितने लोग होते हैं वो गरीबी की बातें करते हैं, गरीब के लिए काम करने का उसका मतलब नहीं है, वो बात करेगा गरीब का, किसान का बात करेगा। सर 2 मिनट और ध्यान से देख लेना, ज्यादा नहीं है, बस नीचे आना। मैंने एक चीज आपने लिखा है, साइबर ऑफेंसिव इज नॉन टेंजिबल। साइबर क्या है, नॉन टेंजिबल बोलो या इनटेंजिबल बोलो, दोनों बात सेम है। नीचे आइएगा, बिकॉज वी कांट फील सी इट, एंड फ्यूचर में साइबर वार ही होगा, नॉट टेंजिबल वार। तो सर हमें तैयार पहले से रहना पड़ेगा, तो अब हंसुआ और गोली और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली अब आपको जरूरत क्या पड़ने वाली है, साइबर के लिए। और साइबर के लिए सर आपको नॉलेज होना चाहिए। साइबर कैफे नहीं सर, समझ रहे ना। मैं एक किताब लिखा हूँ, उस किताब में आपको मिलेगा, डोंट वरी, थोड़ा सा लगेगा, पैसे की दिक्कत है, बट उसमें आपको पढ़ाऊंगा। उसमें ये लिखा है मैंने कि पहले के लोग जो पढ़े लिखे होते थे वो कुछ अच्छा कर जाते थे, और कुछ जो नहीं पढ़े लिखे होते थे, जो एजुकेटेड, तो पान का दुकान खोल लेते थे। आजकल का एजुकेटेड लोग सर साइबर कैफे खोलता है। अब सर किसी का होगा तो बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है। आजकल के एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो साइबर कैफे खोलते हैं, और साइबर कैफे का मीनिंग ही चेंज है। साइबर कैफे का मीनिंग चेंज है, प्रिंटिंग प्रेस का मीनिंग चेंज हो गया, न्यूज मीडिया का मीनिंग चेंज हो गया। सर कोई भी उठा के माइक लेके पहुंच जा रहा है क्वेश्चन करने, हाँ बताइए कैसा गया, आप समझ रहे हो। यूपीएससी के एग्जाम देके निकल रहे हैं बच्चे, जी बताइए जीएस का क्वेश्चन कैसा था। जो पूछ रहा है मैं 100% श्योर था इस हरामखोर को जीएस का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। बस अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है जीएस क्या होता है। अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल साइंस होता है कि जनरल स्टडीज होता है। आज भी कंफ्यूज है, ये पूछने वाले को मैं गारंटी बोल रहा हूँ, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और क्या पूछ रहे हैं आईएएस वाले से, जी कैसा गया इंटरव्यू। आईएएस वाला भी सोचता है जो जवाब दे रहा है, जैसे रवि सिहाग से पूछा था, तो जब इंटरव्यू होता है ना, तो यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, धौला कुआं में, वहाँ उसका सेंटर है आईएएस का, तो वहीं पे इंटरव्यू से निकलते हैं तो ऐसे आएगा माइक लेके। पता है आपको, जब इंटरव्यू पूछा जाता है उससे पहले वो पैर पकड़ लेता है, कहता है चुपचाप हमसे इंटरव्यू प्लीज दिलवा लीजिए। वो बोलता है कि कहीं ना कहीं कुछ बोल उल दिया उलुल जुलुल, क्योंकि वो सर बनना है आईएएस। अब रवि सिहाग पहले से आईएएस था, उसको आईएएस कैटेगरीज नहीं मिला था उनको, इस बार उनका रैंक 18 आ गया, तो इस बार रैंक उनको आया तो प्रॉपर आईएएस मिल गया, तो पहले से तो उठे ही। अब वो इंटरव्यू से जब देख निकले तो पूछा, अब आप सोचो ऑलरेडी तो है सर्विसेज में। अब ये मीडिया वाला चुपचाप बोले कि कौन, ये पूछा कौन से मीडिया को तुम, ये कर जी 2 मिनट सर 2 मिनट सर, ये मतलब ये जल्दी नहीं निकला। उसने जैसे ही पूछा, एक टॉपर का रिजल्ट निकलता है, सब कोचिंग वाले छाप देते हैं। आप बोलोगे अरे एक टॉपर ही पूरा इंस्टीट्यूट में कब पढ़ लिया ये। उसने क्या बोला, सारे उन कोचिंग वालों पे केस चलाएंगे जो मेरा फोटो छपा है। सारा कोचिंग वाला उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं। तो बेसिकली मैं बोलना ही चाहता हूँ कि सर जब भी कभी आप कोई चीज़ करते हो या नहीं करते हो, आईएएस का इंटरव्यू लेने से पहले या कोई भी जो लोग लोकल लेके चल रहे हैं उनको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ भी लेके चल रहा है, यूट्यूब पे बना दे रहा है, और ये यूट्यूब पे पॉपुलर कौन बना रहा है, आम आदमी।
आप समझ पा रहे हो? आम आदमी, मैंगो मैन, जो पढ़ने लिखने वाला है वो यूट्यूब पे, उसको कहाँ फुर्सत है कि वो यूट्यूब पे देखेगा? आम आदमी सर, वही जो आप रिक्शा चला रहे हो, नॉर्मल आदमी है, वो लोग वीडियो देख देख कैसे ऐसे लोगों को कॉमेडियन बना दे रहे हैं जिसको कॉमेडी का सीन नहीं पता है। क्या सुन पा रहे हो? सर आप ऑफिसर बनने वाले हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि आप भी जिस जिले में पोस्टिंग होगा ना, जिले में इस टाइप के बहुत सारे आने वाले हैं लोग। आईएएस बस प्यार से कदर करता है क्योंकि वो आईएएस है, इसीलिए जब आप किसी चपरासी से मिलेंगे ना, आईएएस के असिस्टेंट से, तो वो लगेगा क्या डीएम यही है, वो अलग ही टसन में ना हो पाई यार मने में। जब डीएम के पास जाओगे वो इतना ही स्मूथली बात करेगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि ये डीएम है। बस फर्क यही है। इसीलिए आम आदमी जिसके पास 1-1.5 लाख आएगा तो मुठ्ठा बांध के वो गाड़ी पर घूम जाएगा, ऐसा लगे इसके पास आ गया है, और जिसके पास रहता है वो चुपचाप काम डाउन रहेगा। जरा एक्चुअली थोड़ा सा सुनना, आपसे बस यही है कि ऑफिसर बनने वाले हैं तो उन लोगों से प्लीज दूर रहिए जिनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहावत है, सही लोगों से इंफॉर्मेशन लीजिए, नहीं तो आप आईएएस में बहुत मुश्किल हो जाएगा रहना आपको। इंडिया में कहावत है ना कि एवरी पर्सन इन इंडिया इज अ डॉक्टर एंड एवरी प्लेस इन इंडिया इज अ टॉयलेट। ये इंडिया का सर स्टेटमेंट है। आप थोड़ा स्वच्छ भारत के बाद थोड़ा बदला है चीज, लेकिन सर इंडिया में लोग गलत एडवाइस लेने के लिए एकदम तैयार हैं। स्टेशन पे खड़े हैं और रेडी वाले से पूछ रहे कि 52-15 कब जाए, जबकि पूछताछ केंद्र बना हुआ है, वहां पूछेंगे नहीं, रेडी वाले और ठेले वाले से पूछेंगे, और ठेले वाला बता भी देगा। और इसे तब प्लेटफॉर्म 4 पे आवेला, आज पता ना कहाँ आई। अब तुम क्या है, अगर यार तुम एक बताओ ना, उससे तुम जबरदस्ती बोलते भी हो, यार तुम इतना रहता तुमको नहीं पता। यार अगर उतना ही पता रहता तो काम क्यों कर रहा होता जो ये कर रहा है? और पूछताछ केंद्र किस लिए बनाया गया है? आपसे रिक्वेस्ट है, दूसरे से इन्फॉर्मेशन मत लीजिए। हमारे और यूरोप में यही फर्क है, यूरोप जल्दी डेवलप हो गया क्योंकि यूरोप के चर्च लोगों ने बार बार पागल कर दिया था बोल के कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। लोगों ने बोला अगर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है तो बाइबल हम खुद पढ़ेंगे। इंडिया में क्या है, भगवत गीता, कुरान, लोग बोलते हैं हम पढ़े हैं, वो अपना बोलते हैं, एक्चुअली पढ़े नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा है वो कभी ये जल्दी बोलेगा ही नहीं, वो चुपचाप रहेगा। इसलिए सर आप ओपिनियन ना बनाए, नॉलेज लीजिएगा, क्योंकि आपको फर्क पड़ेगा इस बात से। आपका असिस्टेंट भी आपको राय दे रहा होगा क्योंकि उसका मंत्री जी से टाई अप होगा। आप आईएएस बनेंगे, इतना आसान नहीं होता सर, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। बट सर आप आईएएस हो, आप चापलूस नहीं हो, आप अपना स्टैंड पॉइंट क्लियर रखो, डिसीजन खुद से लो। और लड़कियों के लिए एक ही राय है, एकदम इंदिरा गांधी की तरह से एकदम बनो विस्फोटक, एकदम आईएएस जो एकदम तगड़ा सर, जहां मिलो वहां मारो पकड़ के चेपो। वैसा आईपीएस और सीधा उसको चैलेंज दिया था, बोला कि तू आज एकदम ओपन सर, ओपन चैलेंज, नो नथिंग, बुलेट से रहती है सर। जहां आया एक बार खाली उसने गलत स्टेटमेंट दिया था, पूरे भीड़ में जाकर उसको मारी, हो पूरे भीड़ में घुस के मारी, अकेले। गलत होता है। आप आईपीएस बने हो, किसी के चापलूस नहीं हो। क्यों सुनोगे? आपको कोई सुना कैसे देगा? आप देश के लिए हो ना, सुन पा रहे हो? सर नीचे आना, एक और समझना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12, जियो पॉलिटिक्स दिख रहा है? ये सारा कुछ अब जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यहां पे आपको समझ में आएगा जियो पॉलिटिक्स क्या होता है। देखिएगा, भू राजनैतिक, जियो मतलब क्या, भू मतलब क्या, भूमि, और पॉलिटिक्स किसको नहीं पता। अच्छा छोड़ दूं क्या, या पढ़ाऊं? कितने लोग चाहते हैं पढ़ाऊं? यस और नो? आगे बढ़ना सर, प्लीज अलर्ट रहना, थोड़ा और मजा आएगा। नीचे उसमें देखना जियो पॉलिटिक्स क्या है, 2 चीज। पहले एक बार मैं पढ़ देता हूं, देख लो एक बार। रोल ऑफ, इधर राइट साइड में, इंडियन जियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इज, राइट साइड में देखिएगा रिवीजन फॉर एग्जाम वाले में, इट्स लोकेशन दैट इज इंडियन ओशन विच इज एडवांटेज फॉर इंडिया। 2 चीज लेफ्ट में आकर एक देख लो, पूरा मैं एक ही साथ समझाऊंगा इसको क्योंकि ये बहुत मजेदार है, देखना ही। जियो पॉलिटिक्स में लिखा है रोल ऑफ ज्योग्राफी इन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति में भू राजनीति की भूमिका। 2 चीज लिखा होगा, एक तरफ लोकेशन लिखा होगा, दूसरी तरफ रिसोर्स लिखा होगा। ध्यान से देख रहे हो? यस और नो? अब एक तरफ है फेवरेबल लोकेशन, दूसरी तरफ है क्या, रिसोर्स। अब मैं जिसको पढ़ा दिया था ना उससे पूछने वाला हूं मैं, और मेरे पास सुनना, 2 मिनट रुकना। मैंने 2 चीज बोला, एक बोला है लोकेशन और दूसरा क्या बोला है, रिसोर्स। सुन पा रहे हो? पक्का? आपको यहां मैप काम आएगा हर जगह, और जो सही जवाब देगा, सच्ची बता रहा हूं, कार दूंगा मैं ईमानदारी से। तो सर पहले क्वेश्चन इधर लोकेशन मैंने बोला, दूसरा बोला रिसोर्स। लोकेशन मतलब समझते हैं आप? अच्छा 2 तरीके का कोई भी जियो पॉलिटिक्स हो सकता है। सुनना, एक क्या, आपका देश ऐसे जगह पे है जिस जगह से किसी को गुजरने में, उसके बिना गुजरे आप किसी और जगह तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये लोकेशन हुआ इंपॉर्टेंट इसका, कि इसका संसाधन इंपॉर्टेंट हुआ।
मतलब सर आपने बोला कि बेटा देख तुम्हारे घर के तरफ से अगर नहीं गुजरेंगे ना तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो इसका घर लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स वाइज इंपॉर्टेंट है? पक्का? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? अब एक चीज, अब दूसरे ने ये बोला कि बेटा तुम्हारे यहां से अगर कोयला नहीं लेंगे तो हमारा फैक्ट्री चलेगा नहीं। तो ये लोकेशन है कि रिसोर्स? रिसोर्स। तो सर जियोपॉलिटिकली दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है लोकेशन वाइज, दूसरा क्या? जिसको मैंने पढ़ाया था ईरान। मैंने बोला था कि सर इंडिया जो है वो अफगानिस्तान जाना चाहता है। जिसको नहीं समझाया तो भी देख लो, मुझे बताओ। मैंने बोला था ये रहा इंडिया, क्या दिख पा रहा है? इंडिया जाना चाहता है सर अफगानिस्तान में, लेकिन इंडिया के बगल में है पाकिस्तान। अब मुझे बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, जो लोग नहीं भी जानते वो लोग भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मैप का समझ नहीं आएगा। समझिएगा, मान लो ये आपका रहा इंडिया, महसूस कर लो, और सर ये इंडिया से जुड़ा हमारा प्यारा दोस्त, ठीक, अपने लोग, और ये मान लो रहा अफगानिस्तान। क्या सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? अब मान लो इंडिया कहां जाना चाहता है, तो पाकिस्तान बोलेगा आओ बउआ रास्ता दे देते हैं। दे देगा? नहीं देगा। तो सर मैं थोड़ा इसको बड़ा बना दिया हूं, थोड़ा छोटा बनाता हूं कि हरामखोर छोटा आदमी तो है ही ये। ठीक, अब थोड़ा वापस आना। सर यहां ना मान लो ईरान है, यहां क्या है? इसको थोड़ा बड़ा बना दो। तो इंडिया के पास अब दो ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को टच करता है तो फिर डायरेक्ट इंडिया अफगानिस्तान में क्यों नहीं जा सकता? सर ये ऊपर से ऐसा टच करता है कि पहाड़ पर ट्रक चढ़ाओगे क्या तुम? तो बेसिकली तुम, इतना टफ एरिया है। क्या सुन पा रहे हो सभी? प्लीज वापस आना, वापस प्लीज थोड़ा सा। तो इंडिया कभी भी सर अफगानिस्तान में डायरेक्ट नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका रास्ता जो काफी टफ है, टेरेन काफी टफ है। तो इंडिया क्या करता है, यहां से आता है ईरान के पास और ईरान से फिर जाता है ईरान के पास। सुनना, इसीलिए यहां पे इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है। और चाबहार पोर्ट से आगे मैंने आपको जहेदन भी बताया था, जिनको नहीं बताया था बता दूंगा। जहेदन बताया था और यहां बताया था डेलाराम हाईवे। इंडिया ने और जारंज यहां से ईरान पहुंचा, ईरान से कहां पहुंचा? अफगानिस्तान। मुझे बताना इंडिया के लिए ईरान जियोपॉलिटिकली लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स वाइज? पक्का समझ रहे हो? सर आपको पता है मेंस वो लोग क्वालिफाई क्यों कर जाते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये लिखेंगे कि इंडिया का ईरान के साथ संबंध इतना प्रगाढ़ है कि उसके बिना इंडिया अफगानिस्तान पहुंच नहीं सकते, एकदम। हाँ, और जो निकालने वाले क्या लिखेंगे, इंडिया एंड ईरान हैज जियोपॉलिटिकली लोकेशन इंपॉर्टेंट। एक लाइन में पूरा बात बोल दिया, जियोपॉलिटिक्स बोला और जियोपॉलिटिक्स में क्या बोला, लोकेशन वाइज की रिसोर्स वाइज। इसीलिए सर मेंस में सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वर्ड्स का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो चेक करने वाला एग्जाम उसको पता है, नहीं तो आप क्या लिखोगे सर, आप ऐसे कुछ लोग विवरण देके आएंगे पूरा। इंडिया को ईरान इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि ईरान रास्ता नहीं देगा तो इंडिया अफगानिस्तान कैसे पहुंचेगा, पाकिस्तान उधर देगा नहीं तो इसलिए ईरान बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सर इसका बात तो कहना कोई गलत नहीं है, बात तो सही कर रहा है, लेकिन सर आप इतना ज्यादा टाइम आपके पास कहाँ रहता है आईएएस में? आप बोलोगे आप ऑफिसर बने हो तो एक बार में समझाओगे पूरा रट्टू तोता की तरह उसको सुनाओगे। आपने एक शब्द क्या बोला, इंडिया एंड ईरान, जिसमें ईरान जो है जियोपॉलिटिकली लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है, बात खत्म। बाकी खुद ही समझ गया कि ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए मेंस में आप एक सेंटेंस लिखेंगे ना कि पूरा विवरण। और याद रखो जब कोई आदमी बहुत ज्यादा जब विवरण देने लगता है ना तो आप भी कहोगे यार ये एक चाट गया, ये नहीं होता है ट्रेन में, जैसे ट्रेन में कुछ मिल जाते हैं। अरे ट्रेन में मिलते हैं, आपको नहीं पता, किसी न किसी को सफर के ऐसे मिल जाएंगे। कुछ लोग पहले बड़े प्यार से सभ्य टाइप से बिहेव करेंगे और एक बार बात अगर ओपन हुआ तो बोलेगा पता है हमारे गांव में एक था राम खिलावन। अब वो राम खिलावन जो है ऐसा किया ऐसा मारा उसका बोलेगा हमसे मारपीट हुआ तो हम दरोगे को बुला दिए। अरे ऐसे तो गांव में अलग अलग लेवल का उसमें बातचीत होता है। सर गांव के लोगों से पंगा मत लेना, आप उनसे कभी जीत नहीं पाओगे। आईएएस का तैयारी करके जाओगे तभी बोलेंगे, तब भैंसी गोबर दे लगा बताई काय दे लगा क्या है आप आईएएस की तैयारी करते हैं? अरे हद है यार, आईएएस की तैयारी करते हैं हम सब कुछ जानेंगे क्या? और गांव में इसीलिए सर डिबेट गांव वाले से मत करिएगा, एक से एक क्वेश्चन होते हैं उनके पास अजीब किस्म का। अच्छा पंचायत कोई देखे? पंचायत सीजन 1
भाई साहब अमीर लोग हैं इधर। सुनना ध्यान से। पंचायत जब देखोगे तो ठीक है, पढ़ा लेंगे तो और मजा आएगा। दो चीज मैंने बोला, इधर इधर देखना। अब एक क्वेश्चन जो सही जवाब देगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये उसका हो जाएगा मार्कर। सुनना प्लीज सुनना। अरे मार्कर का बहुत काम है। इंडिया का लोकेशन ये रहा मान लो। सुनना प्लीज ध्यान से। इंडिया के नीचे क्या है? इंडियन ओशन है कि पैसिफिक ओशन है? किसको डाउट नहीं है इसमें? तो मुझे बताना कि इंडिया लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है, सोर्स वाइज इंपॉर्टेंट है किसी दूसरे देश के लिए? जो सोच लेना पहले, मैं बता दे रहा हूं। किसी भी देश के लिए इंडिया लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट होगा कि रिसोर्स वाइज इंपॉर्टेंट होगा? कितने को लगता है लोकेशन वाइज? अच्छा चलो मैं एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम बोलता हूं, तब और थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है ना? तो मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूं और उसके बाद आप मुझे वापस बताना। जैसे मान लो ये रहा इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स वाइज? किसको लगता है लोकेशन वाइज? हाथ खड़े करिए। किसको लगता है रिसोर्स वाइज? अच्छा किसी को क्या लगता है सर 50-50? अरे ये ऑप्शन में नहीं था। मैं कुछ लोग रहा सर आधा इधर आधा, मतलब चलो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन इसलिए मैं जानबूझ के कर रहा हूं आपको। इसके पीछे कारण है। क्यों कारण है? देखो इंडिया बेसिकली दोनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड कुछ कंट्रीज पे करता है। अब देखो जैसे अगर इंडियन ओशन नहीं रहेगा तो चाइना हमेशा अपना नाव इंडियन ओशन से लेके जाता है, ठीक? तो इंडियन ओशन अगर नहीं रहा मान के चलो, तो चाइना अगर कोई भी, आराम से सुना ध्यान से, तो चाइना अगर कोई भी प्रोडक्ट अपना बेचना चाहता है और इंडियन ओशन नहीं रहे, तो क्या चाइना इंडिया में बेच पाएगा? कुछ भी नहीं बेच पाएगा, मान लो। तो इस हिसाब से लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट हुआ कि रिसोर्स वाइज? लोकेशन वाइज। प्लीज एक बार वहां पे वापस देख लो जरा, नीचे नीचे लोकेशन में क्या लिखा हूं? फेवरेबल लोकेशन, वन कंट्री, एक देश के लिए दूसरे देश तक पहुंचने के लिए अनुकूल स्थान। जरा देखो मैंने लिखा है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान लिखा है। और सर ईरान से आप पहुंच गए तो अफगानिस्तान भी पहुंच पाओगे, और वहां से सेंट्रल एशिया जो कजाकिस्तान, KKTTU जो पढ़ाया था वहां भी पहुंच पाओगे। तो ये लोकेशन वाइज ईरान इंपॉर्टेंट हुआ कि रिसोर्स वाइज? इसमें कोई डाउट? सर आना जरा राइट साइड में, रिसोर्स वाइज। रिसोर्स इज ऑल्सो जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल सऊदी अरबिया हैज ऑयल, तेल है, एंड दे विल यूज ऑयल इन देयर फॉरेन पॉलिसी। इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम सऊदी अरबिया, सो इंडिया एंड सऊदी अरबिया हैव ए जियो पॉलिटिकली रिलेशनशिप। तो ये जियो पॉलिटिकली लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट हुआ कि रिसोर्स वाइज? क्या लिखोगे जरा नीचे देखो, मेंस में मैंने लिखने के लिए वहां सब कुछ लिख दिया है। इनफैक्ट मैंने क्या लिखा है इन मेंस, देख लो वहां इधर लेफ्ट में इंडिया वांट्स टू गो टू सेंट्रल एशिया थ्रू ईरान, सो ईरान इज फेवरेबल लोकेशन फॉर इंडिया। इन मेंस आप क्या लिखोगे? इंडिया एंड ईरान हैव जियो पॉलिटिकली रिलेशनशिप। बात खत्म। सिर्फ आपके एक शब्द ने आपका सारा काम कमाम कर दिया। 150 और 250 वर्ड में आंसर लिखने के लिए क्यों आता है? क्यों नहीं बोलता कि जितना माने उतना लिख के आ जाओ? एक IAS ऑफिसर में और एक नॉर्मल आदमी में क्या फर्क है? IAS ऑफिसर कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह देगा, और नॉर्मल आदमी को समझाने में पूरा एकदम घेंच पेर के पूरा जो बोलते हैं ना उसको पूरा 10 कट्ठा सुना के तब आपको लागा बोले। तुम लास्ट में पूछ ही लोगे तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो ना पहले तुम। समझ रहे हो? वो इतना बोले कि हम गए, गाड़ी से उतरे, गाड़ी से उतरने के बाद देखे कि वहां पे शादी हो रहा था, फिर देखे कि मिठाई का। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? सर वो कहना यही चाहता था कि हम गए और बहुत खाए। तो आप बोलोगे इतना घुमाने का क्या जरूरी था? सीरियस नहीं बोल सकते थे? 3D देखो। अब सर एक आदमी है, जो आदमी बोल रहा है, एक आदमी है उसके पास, क्या बोल तो नहीं हो रहे? सुनना सर, वो आदमी के पास गया और एक्चुअली मुझे एक इंपॉर्टेंट पार्ट और पढ़ाने, इसलिए थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ आपको बस। वो गया बोला कि एक बात बोली, खिसिया बना नू, भोजपुरी में बोला। मैं थोड़ा भोजपुरी ना अजीब तरह से साउंड करता हूँ, बुरा लगे तो इग्नोर करना, वैसे सबको अच्छा लगता है। अब उसमें बोला कि वो बात कहीं, तो बोला खिसिया बना नू कर ना मर देना खिसिया। अब क्या है, थोड़ी देर बाद भी हो गया ना तो खिसिया जाओ। अब वो आदमी कह रहा है अरे नहीं खिसिया भाई। फिर तो जरा कर ना मर दे, तुम मार दे बाबा। अब उसको इतना इरिटेट किया,
बता कि ना बता। अब सर बिना बात को उसको गुस्सा दिला दिया वो। तो इंडिया में ही ऐसे पाए जाते हैं प्राणी। इतना इरिटेट करेगा सर आपको, इतना इरिटेट कि आप अपना पूरा आपा खो दीजिए। और उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो आप दोनों जाने। ठीक है, खैर 2 चीज बता चुका हूँ, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, सुनना, जितना भी पढ़ाया हूँ बिना देखे सिर्फ रिकॉल करो कि मैंने क्या पढ़ाया था। ऐसा फील करो, महसूस करो आप आए थे, फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था, कोई बताएगा? प्लीज देखना मत। सेकंड हाइफनेशन, डी हाइफनेशन। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उसमें क्या बताया, क्या बताया था कि सर एक कंट्री दूसरे कंट्री से इस कदर जुड़ता है कि तीसरों को जुड़ने ना दे। समझ पा रहे? उसके बाद क्या बताया था, रिकॉल करो। थूसीडाइड, क्या बताया? राइजिंग पावर, एस्टैब्लिश पावर कहीं सिक्योरिटी हो। उसके बाद नेक्स्ट आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। आर्मेंट मतलब संख्या को बढ़ाना। देखो मैंने बोला था तब बढ़ाना, ठीक है, तो आर्मेंट मतलब संख्या बढ़ाना, ठीक है, और डिसआर्मेंट मतलब घटाना। तो आर्मामेंट से शांति बढ़ेगी क्या? पक्का? ठीक सर। और डिसआर्मामेंट से शांति बढ़ेगी? गाँव में चाय पिलाते हैं लोग, मैं गांव की बात आपको ज्यादा इसलिए करता हूँ, बहुत मजा आता है, फनी लोग होते हैं। उधर से बोलेगा चाय बनाई, इधर से बोले पीछे से बोले और आगे सामने से बोलेगा अरे बनाओ बनाओ, पीछे से खैर कोई बात नहीं, सॉरी। फिर नेक्स्ट इज व्हाट, जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ तक। अब थोड़ा आगे बताने इसलिए थोड़ा हल्का किया हो। जियोपॉलिटिक्स देख लिए, बोर तो नहीं हुए? अब पेज नंबर 12 पे आइएगा प्लीज। आप बोलोगे सर 12 पे ही है। नीचे देखिए एक टॉपिक दिखेगा, पैरा डिप्लोमेसी। क्या दिख रहा है? इसको बता दूं या छोड़ दूं? ठीक है सर, बता देते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, मजे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना, सुनना। और ये न्यूज में जो मैं पढ़ाया हूं मैं आपको बोल देता हूं ऑन कैमरा, 3 से 4 दिन में न्यूज में आएगा, करंट में, और आप देख लेना। हर न्यूज पेपर का, और बता रहा हूं, न्यूज पेपर का डिस्कशन होगा, इसके बाद से न्यूज पेपर द हिंदू का पूरा डिस्कशन होगा प्रॉपर यहाँ पे। और आगे बता देता हूँ, अभी आप लोगों को थोड़ा बेस बना दूंगा, तो आगे क्लासेस आपको 4 घंटे 6 घंटे कन्वर्ट होने पड़ेंगे, आपको रीड करना पड़ेगा और आप खुद पढ़ भी पाओगे। समझ पा रहे हो? पानी चाहिए? पानी है उधर? दे दीजिए, है तो, नहीं तो ले लीजिए। ठीक है, इधर देखिएगा। अब सर 2 बातें हैं, एक पहले से ना टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद अब नया टॉपिक है पैरा डिप्लोमेसी। कौन सा? क्या सुन पा रहे हो? बताओ ना, तो बताओ तो जोर से बोले, यस और नो। अब सर पैरा डिप्लोमेसी को एक बार समझ लोगे ना, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ममता बनर्जी का नाम जानते हैं ना? जिस तरीके से देश की आंधी है इंदिरा गांधी, देश की आंधी, उसी तरीके से है सर देश की दीदी ममता दीदी। देश की दीदी कौन? ये कौन बोलते हैं सर? उनका बड़ा अच्छा लैंग्वेज होता है, दीदी। चलो हम मान जाओ, लेकिन माने नहीं। तो सर जैसे ही बंगाल में बीजेपी हारी, पहले पूरा लग रहा था बीजेपी इस बार जीत जाएगी सर, उसके बाद मात्र आया 1 या 2 सीट, भारी बेइज्जती, मतलब बहुत कम आया। तो क्या बोल रहे हैं मोदी जी, इतना भी खुश मत हो है दीदी, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के। आ रहे समझ? तो सर अब जो समझाना है वो जरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये दीदी जी पे ही है, इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं। पैरा डिप्लोमेसी, सर इसको पारा मत बोलिएगा, पैरा डिप्लोमेसी बोलिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट बस रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरा डिप्लोमेसी, इसको समझिएगा। पहले एक वर्ड आता है डिप्लोमैट्स, सुने ना? डिप्लोमेट मतलब राजदूत, तो डिप्लोमैट्स मतलब राजदूत, डिप्लोमेटिक बातें होते हैं, डिप्लोमेटिक बातें आपको सुनने को मिलेगी, डिप्लोमेटिक टॉक्स, डिप्लोमेटिक वार्ता। तो डिप्लोमेटिक मतलब होता है कि सर ऑफिशियली एक ऑफिसर्स कमांडेंट लेवल पे या बहुत ही बड़े लेवल पे मीटिंग हो रही है। सुन पा रहे हो? ये देखो यहां डिप्लोमेसी को हटा दो, आगे लग गया क्या? पैरा डिप्लोमेसी। सर आपको बता देता हूं, सुनना, इंडिया का मैं बताया, वोट याद है ना? वेस्ट बंगाल। अब बस थोड़ा सा महसूस कर लो जरा, यहां पे ये देखना, ये इंडिया रहा। अब इसको थोड़ा और महसूस करने के लिए पहले
इंडिया के नीचे इंडियन ओशन तो आपको दिख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इंडियन मैप पे देख लो, क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया, यहाँ बांग्लादेश दिख रहा है सर। बांग्लादेश देखोगे तो वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है। इधर भी पूरा आप देखोगे तो मेघालय, टेक्निक बताया था ना, अरुण अश्विन, तो इधर पूरा को टच कर रहा है वो। सुन पा रहे हो सर? आप मुझे बताना, अगर कोई नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मान लो सिक्किम ऊपर है कि बांग्लादेश ऊपर है, तो पानी ऊपर से आ रही है, उसको बोलते हैं अपर राइपेरियन स्टेट। क्या बोलेंगे? और जो नीचे है कंट्री, उसको बोलेंगे लोअर राइपेरियन स्टेट। मतलब क्या? मान लो यहां पे कोई कंट्री है ए, यहां से कोई नदी निकली नीचे की तरफ आ रही है बी के पास। सुन पा रहे हो सभी कोई? प्लीज सुन पा रहे हो? तो सर अगर यहां पे आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? अपर राइपेरियन स्टेट, और इसको बोलेंगे लोअर राइपेरियन स्टेट। उस हिसाब से ये मान लो इंडिया है और ये बांग्लादेश है, तो कोई नदी, मान लो यहां से नदी नीचे आ रही है, जैसे आपको नदी का नाम बताऊं तो किसी को, आपको हालांकि इंडिया ज्योग्राफी में तो सारा पढ़ाऊंगा, ये चिंता नहीं। मान लो एक नदी का नाम बोलो, तीस्ता नदी। कौन सी नदी? अभी बस जान लो कैसे फ्लो करते नहीं फ्लो करते, मैं 2 मिनट में आपको इंडिया ज्योग्राफी में समझा दूंगा, परेशान नहीं होना, मजा आएगा। इंडिया ज्योग्राफी पढ़ के आपको मजा आएगा सर। आप देख के बता दिएगा कौन सी नदी किधर जा रही है 1 सेकंड में। पूरी नदी पूरब से पश्चिम ही क्यों जा रही है या पश्चिम से पूरब ही क्यों आ रही है सर, वो एक एक का कारण पता चलेगा आपको। मैं बोला हूं कि मेरे को ज्योग्राफी पढ़ा देने देना, मैप पे आप हाथ कहीं भी फेर देना सर, वहां का सब कुछ बता दोगे, आई कैन गारंटी यू। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, जो पेशेंस रख लिया उसका। इधर से पानी आता है तीस्ता का ऊपर से, तो मुझे बताओ जो नदी का पानी अगर ऊपर से आ रहा है तो फायदा ज्यादा इसको मिलना चाहिए कि इसको? भाई जहां से निकला है, अब आपके घर में अमरूद का पेड़ है तो पहले आप खाओगे कि बाहर वाला खाएगा? भाई पहले आप ही खाओगे ना, अरे है ना? तो सर पहला हक तो आप ही का है कि आपके घर के आंगन में अमरूद का पेड़ है तो पहले आप खाएंगे, बाहर वाले को तो पहले नहीं देंगे। तो उसी तरीके से जब अगर यहां से कोई नदी का पानी निकल रहा है तो ज्यादा पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, इंडिया कि बांग्लादेश? अरे कौन? इंडिया। अब इंडिया जितना चाहेगा उसको देगा, लेकिन इंसानियत के नाते भाई इसको भी तो पानी चाहिए, वो तो देगा ही देगा। इधर सर बांग्लादेश बोला क्या, हमको खेती के लिए पानी चाहिए। क्या चीज चाहिए? इंडिया बोला ठीक है देंगे तुमको। तो ऐसे बातें हुई कि चलो इंडिया जो है सर, चलो मान लो 60%, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा मैं लिखा हुआ हूँ, अभी बस एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। इंडिया ने बोला 60% हम इस्तेमाल करेंगे, 40% तुम कर लेना, मान लो ठीक। अब बांग्लादेश बोला हाँ यार ठीक है कर लेंगे अपन, लेकिन बोलते हैं ना कि पहले उंगली पकड़ाओ फिर लोग कहाँ माथे पर चढ़ने लगते हैं। बांग्लादेश कह रहा है क्या 50-50, क्या बोल रहा है? इंडिया बोला अच्छा हमें सिखा रही है। तो सर ये 50-50 वाला कॉन्सेप्ट मतलब उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ गया। इंडिया एक्चुअली राजी था सुनना कि ठीक है तुम ले ले यार, लेकिन सर ये बांग्लादेश, ये जो सिक्किम बताया हूँ और इधर वेस्ट बंगाल बताया हूँ, तो तीस्ता नदी वेस्ट बंगाल से होके आती है। तो ममता जी बोली, और सही बोली ममता बनर्जी, कि आमी बांग्ला छे और जो पानी है वो हमरा छे। तो हम सर हम अपने हिसाब से देंगे ना आपको, और केंद्र सरकार कैसे हमको बोल देगी कि ऐसे करने के लिए, क्योंकि सर राज्य हमारा है, पानी हमारे यहाँ से निकल रहा है। तो केंद्र पावरफुल जरूर है, लेकिन केंद्र को हमसे पूछना पड़ेगा। अब सर टांग अड़ा दिया इन्होंने, और ऐसा टांग अड़ाया कि कोई तोड़ नहीं पाया। वो अलग बात है इलेक्शन समय जानबूझ के तोड़वा ली हो, समझ रहे हो आप, कुछ हुआ नहीं था। सर गजब की पॉलिटिशियन है वो। सर आप, मुझे मजा इस बात में, जब भी कभी लड़कियों और औरतों को देखता हूँ ना किसी देश पे राज करते हुए, बड़ा सुकून मिलता है कि उतने हजार लाखों मर्द जो डोमिनेट करना चाहते हैं, उन सब के बीच में एक ऐसा है जिसने डिसीजन को चीर फाड़ करके रख दिया। बहुत कुछ हुआ है उनके साथ, ऐसा नहीं है सर मजे मजे मतलब मजाक थोड़ी है चीफ मिनिस्टर बनना और इतने सालों से लगातार बने रहना। तो सर माछ भात खाती हूँ? अरे बंगाली में तो खाते हैं ना, आइएगा सर। तो बेसिकली क्या हुआ, अब क्या हुआ, इंडिया ने सर यहाँ पे कमाल क्या किया, इधर दिखेगा। इंडिया ने बोला ठीक है हम दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम देखो कहाँ हुआ। प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि सर ममता बनर्जी बोली हम नहीं देंगे। अब ये विवाद सर उलझ गया, तो केंद्र सरकार परेशान हो गया, बांग्लादेश मनाए उसको। और शेख हसीना बहुत बढ़िया दोस्त है इंडिया की, आपको बांग्लादेश में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा कि किसकी सरकार। तो भारत नहीं चाहता था कि बांग्लादेश से भी हमारा रिलेशन खराब हो,
क्योंकि पाकिस्तान तो बैठा ही है बांग्लादेश को इस्तेमाल करने के लिए। तो सर इंडिया ने अब सोचा क्या करें, तो इंडिया भी थक गया था, गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट थक गई, बोली क्या यार तुम दोनों ना मानोगे नहीं ऐसे, ना तुम मेरा मान रहे हो, ना बांग्लादेश मानने को तैयार है, ना वेस्ट बंगाल मानने को तैयार है। इंडिया ने बोला इधर सुनो सर, तुम वेस्ट बंगाल तुम दोनों आपस में मिल के सुलझा लो, और जब तुम लोग का दोनों का हो जाए तो बोल देना हम साइन कर देंगे, उसी को बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। मतलब जब केंद्र सरकार डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाई तो उसने क्या बोला स्टेट को, सर ये पावर नहीं है, इधर इधर बांग्लादेश क्या है, देश है कि राज्य है? सर बांग्लादेश क्या है, देश है, कोई बात नहीं, कभी भूल भुलैया में हो जाता है। तो सर बांग्लादेश क्या है, देश, इधर इधर। इंडिया में सिर्फ देश ही तो दूसरे देश से मिलेगा, राज्य थोड़ी दूसरे देश से मिल पाएगा। इंडिया में सर किसी राज्य, ऑलरेडी लिखा हुआ है नो स्टेट हैज द पावर टू सिसीड फ्रॉम इंडिया, किसी भी राज्य को यह पावर नहीं है कोई इंडिया से अलग हो जाए और दूसरे देश से डायरेक्टली डील कर सके, उसको केंद्र के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर केंद्र का वैल्यू क्या रह जाएगा। सुन पा रहे हो? तो सर अब क्या हुआ कि राज्य तो डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन जब केंद्र ने बोला कि राज्य और तुम देश, यहां परमिशन दिया गया कि तुम दोनों आपस में मिलकर सुलझा लो, तुम दोनों जब आपस में संतुष्ट हो जाओ तो बता देना साइन हम कर देंगे। क्यों बोला साइन हम कर देंगे? क्योंकि सर किसी देश से डीलिंग तो सिर्फ एक देश कर सकता है ना, एक राज्य थोड़ी कर सकता है, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट साइन नहीं करे तब तक डील फाइनल कैसे हो जाएगा। तो सर इसीलिए क्या बोला गया कि जब डिप्लोमेसी से बातें नहीं सुलझी, एक देश का दूसरे देशों से बात नहीं सुलझा, तो सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट ने बोला कि राज्य बांग्ला, मतलब किसको, बांग्लादेश को, और सर एक और हमारे राज्य कौन, इनको बोला कि बेटा तुम दोनों आपस में बैठ के सुलझा लो, जो होगा हम साइन कर देंगे, उसी को बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। क्या बोलेंगे? अरे हाँ ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस और नो? सर पैरा डिप्लोमेसी का सिंपल मीनिंग है कि जब देश एक दूसरे देश से ना जुड़ के किसी राज्य को ये पावर दे कि आप दूसरे देश से बात करो और उसके बाद सुलझा के जो साइन कर दो, उसी को क्या बोलेंगे? पैरा डिप्लोमेसी। यहां तक क्लियर है? सर अब एक स्टेप जरा देखना नीचे प्लीज, पेज नंबर 12 मैंने क्या लिखा है, फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी इज डन बाय यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि कोई भी विदेश नीति बनेगा तो कौन करेगा? सरकार, केंद्र सरकार बनाएगी। अरे है ना? नेक्स्ट आगे है ना, बट सम टाइम इफ कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन नेबरिंग कंट्री एंड स्टेट देन गवर्नमेंट यूजेज पैरा डिप्लोमेसी। मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलती है कि आप उनसे बात कर लीजिए, हम साइन कर देंगे। अब सर नोट्स में मुझे ईमानदारी से बताना, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, इस नोट्स में इससे ज्यादा टूट के लिखने के क्या कोई मतलब है क्या? सर ऑलरेडी एक एक शब्द उसमें लिखा, आपका टाइम वेस्ट होगा ना कभी होगा, जितना कोई रिवीजन और लिखेगा उतना देर में आप 3 बार रिवाइज कर लोगे। नीचे आना, राइट साइड नेक्स्ट पेज देख लो जरा, बस यहीं तक पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल टॉप पे, इंडिया एंड बांग्लादेश को पानी की समस्या थी क्योंकि बांग्लादेश को ज्यादा पानी चाहिए था तीस्ता नदी का, दिख पा रहा है? वेस्ट बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल को ये मंजूर नहीं था एंड वेस्ट बंगाल भारत सरकार से भी खफा थी, तो GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कहा कि आप डायरेक्टली बांग्लादेश से बात करके सहमति कर लीजिए, हम लोग सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि विदेश नीति में सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है, राज्य सरकार नहीं। क्या इसको समझने में प्रॉब्लम है आपको? सर नीचे आना जरा, नीचे मैंने लिखा है, इसलिए जब केंद्र सरकार राज्य को यह शक्ति दे कि वो डायरेक्टली किसी देश से बात कर रहे, उसके सहमति से फिर गवर्नमेंट ऑफिस से उस पर साइन करे, इसी को पैरा डिप्लोमेसी कहा जाता है। क्या किसी को कोई तकलीफ? नीचे है ना सर, नीचे है ना। तीस्ता रिवर दिख रहा है, तो सिक्किम से निकली वेस्ट बंगाल में आई और वेस्ट बंगाल से कहां पहुंची? बांग्लादेश। तो सर इंडिया इज अपर राइपेरियन स्टेट, गलत की सही? इसका मीनिंग होता है ऊपरी नदी तट, तो ये गलत की सही? सही ना सर, इंडिया हमारे ऊपर ही है, बांग्लादेश क्या है? नीचे। बांग्लादेश इज लोअर राइपेरियन स्टेट। क्या समझ में आ रहा है? नीचे आना। अब उसके बाद, सो तीस्ता रिवर मस्ट शेयर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बट इंडिया कैनॉट शेयर मोर देन X% अमाउंट। X% क्या है? चिंता मत करो, डिटेल आ जाएगा। अमाउंट वाटर बट बांग्लादेश डिमांडेड मोर एंड केंद्र सरकार भी बोली दे देने को, बट वेस्ट बंगाल राजी नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज पैरा डिप्लोमेसी इन 2015। और अभी हाल के फिर आपको न्यूज में मिलेगा, चिंता नहीं करो, 2024 में इलेक्शन होने वाला है और अभी आपको फिर अभी के अभी ये 2-3 मुद्दा उठेगा, चिंता नहीं करने का, ये सब राजनीति है। राइट में आ जाओ, राइट में। तो पैरा डिप्लोमेसी इज ए कॉन्सेप्ट वेयर द फेडरेशन और यूनियन गवर्नमेंट अलाउज इट्स यूनिट ऑफ फेडरेशन टू अचीव कंसेंसस ऑन एन इरिटेंट विवाद सो दैट द फेडरल गवर्नमेंट कैन इवेंचुअली साइन एन एग्रीमेंट। करेंटली अकॉर्डिंग टू 1983, देख लो, इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट कमिटी एडहॉक, एक एडहॉक मतलब होता है औपचारिक, टेम्पररी, ठीक है ना। एडहॉक कमिटी बनाई गई थी जिसमें बोला गया था कि इंडिया 39% यूज करेगा और बांग्लादेश कितना दिख रहा है?
36% दिख रहा है। तो सर उस समय बनाया गया था ज्वाइंट कमीशन, उसके अनुसार इंडिया कितना बोलो प्लीज, 39 और बांग्लादेश 36, ये उस समय बोला गया था। जरा नीचे आइएगा। बट इन 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीड टू शेयर 37.5% टू बांग्लादेश। लेकिन 2011 में आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि बांग्लादेश को 37.5% पानी इस्तेमाल करने को हम दे देंगे। तो सर ये तो लगभग इंडिया के बराबर ही आ गया। लेकिन जरा नीचे आओ, बट ममता बनर्जी नॉट एक्सेप्टेड दिस, एंड इसीलिए बांग्लादेश चाइना का BRI एक्सेप्ट किया है, बट ये भी बोला कि इंडिया विल बी इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सर बांग्लादेश खफा हो गया हमसे। क्या बोला गया फिर, इंडिया ने फिर गाना भी गाया कि मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो बांग्लादेश सर चाइना का हाथ थामा, लेकिन बांग्लादेश इस बात को भली भांति जानता है कि बांग्लादेश को बनाने में सिर्फ इंडिया का ही हाथ है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ रॉ का है सर। और एक रॉ मूवी भी है, तो वक्त मिले तो रॉ मूवी आप देख सकते हैं आपको, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद, अभी मत देखना, जब मैं पढ़ा दूंगा बांग्लादेश तब आप पढ़ना, क्योंकि पूरा कंट्रीज का एनालिसिस पूरे क्लियर ढंग से होगा। सुन पा रहे हैं? अब सर एक आगे आ जाओ, पेज नंबर 14 दिख रहा है ना, तो बोलो। और उसके बाद पेज नंबर 15 तो आपको बता दिया हूं मैं। अब आपका बच गया 17, ठीक है, उसके बाद 19। तो इसको दो पेज है वो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको अभी नहीं, इसको कल कंप्लीट करेंगे, लेकिन बस्ता पैक मत करना अभी, ठीक है। यानी कि सर चलो जान तो छूटा, अरे 2 मिनट और सुन लो मेरी बातों की। एक बात गौर से आप समझिएगा, आपसे मतलब तहे दिल से हमेशा रिक्वेस्ट है, मैं बोलता भी हूँ, आप समझना। बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आपको, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जिस दिन आप मेरे पास पढ़ोगे ना, मेरा सर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास वही सिर्फ वही कर पाएगा जिसको वाकई करना है। जिसको नहीं करना है वो मेरे साथ रह के नहीं कर पाएगा। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम्स है, हर किसी को प्रॉब्लम है यार। क्या 2 मिनट सुन रहे हो? हर किसी को प्रॉब्लम है। इन दिस वर्ल्ड कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बोले कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। आप पे डिपेंड करता है कि IAS जितने लोग बनते हैं वो लोग उस प्रॉब्लम को साथ एटीट्यूड जो एडजस्ट करके हैं, मार के हैं, फोड़ते हैं। वो कहावत है कि ब्रेक द लाइफ अंटिल लाइफ ब्रेक्स यू। जीवन को तोड़ दो जब तक कि जीवन की समस्या आपको तोड़ने की कोशिश करे। सर उस लेवल का आप रखना, क्योंकि IAS बनने के लिए आपको एक्चुअली चाहिए एनर्जेटिक चाहिए। बी एनर्जेटिक, ऑलवेज रहिए। आप जिस एज में एनर्जेटिक रह के ही कर सकते हैं। और तैयारी का एक ही बस एक चीज मुझे आपसे चाहिए तैयारी के लिए, 1 साल, दूसरा कुछ नहीं। गेम ऑन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो 1 साल दे दिया, जिस डेट को आप मेरे पास आए हो उस डेट को यहां लिख लेना अपने रूम में जाके एक पेज पे, और उस डेट तक अगर आप टिके हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आई कैन गारंटी यू आपका रिजल्ट खुद आएगा, आप खुद नहीं रोक पाओगे, आई कैन गारंटी यू। लेकिन वही मैंने बोला, 1 साल रुकना इंपॉर्टेंट है। क्या सुन पा रहे हो? अभी जो पढ़े हैं 2 मिनट ये स्कैन कर लेते हैं जो पढ़े हैं, ताकि आपके दिमाग में ये 2 घंटा 2.5 घंटे का जो बात है बिल्कुल चला जाए। रेडी? पक्का? तो चलो कर लेते हैं। तो पहला पढ़े थे क्या? हाइफेनेशन, डी हाइफेनेशन। देन उसके बाद अच्छा मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूं, वर्ड्स आप देखना कि आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट पहुंच। रेडी? हाइफेनेशन, डी हाइफेनेशन। कुछ पढ़ा? पक्का ना? उसके बाद दूसरा मैंने बोला, अब सुनना, थूसीडाइड ट्रैप। बना दिमाग में कि सर बढ़ता पावर। अब मैंने तीसरा बोला, कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। तो खाली संसाधन के संसाधन प्लस गवर्नमेंट में भी ट्राई करेगा। और बोला इंपीरियलिज्म। ठीक सर। अब उसके बाद मैं जो बोला उसको ध्यान, जियो पॉलिटिक्स। 2 तरीके का था, लोकेशन वाइज और ईरान, याद रखना। तो ईरान जियो पॉलिटिकली लोकेशन वाइज की रिसोर्स वाइज, और सऊदी अरेबिया में तेल है तो रिसोर्स वाइज। कोई दिक्कत? अब उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा? आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। तो आर्मामेंट मतलब क्या? संख्या बढ़ाना, और डिसआर्मामेंट मतलब संख्या घटाना। कोई तकलीफ? शांति किस में ज्यादा होगी, आर्मामेंट के डिसआर्मामेंट में? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सर स्ट्रैटेजिक डेप्थ भी पढ़े, जिसमें क्या पढ़े कि एक ने दूसरे को ऐसे कंट्रोल किया कि वो तीसरे से एंगेज ना करे। यहाँ तक पक्का? ठीक है। उसके बाद पढ़े सर पैरा डिप्लोमेसी। क्या पैरा डिप्लोमेसी समझ में आया? पक्का? मजा आया क्या? ईमानदारी से, यस और नो? सर एक एक कॉन्सेप्ट को कहने के लिए सिर्फ एक पेज है, एक वर्ड है। वर्ड ही क्या है? पैरा डिप्लोमेसी। अच्छा वर्ड क्या है? देखो हाइफेनेशन। आपको क्या लगेगा? ज्यादा लोग डिक्शनरी में सर्च कर लेंगे, हो गया। आधा से ज्यादा यही सर्च करेंगे ना कि डिक्शनरी में हाइफेनेशन मतलब समझ गए, हो गया। हाइफेनेशन इज द ग्रेट कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट ए वर्ड।
सुन पा रहे हैं? और सर जब तक आप डिप्स में नहीं पढ़ेंगे तब तक आईएएस प्लीज नहीं सोचना, पाप है सर। बाकी कोई जो बोलेगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं बार बार हर दिन आपको इसलिए बोलता हूं, आप एटीट्यूड से आईएएस बनो। कोई सामने वाला अगर आपको बता रहा है आपको कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो सर आप हारे हुए इंसान हो। वो बोले कि तू आईएएस काहे को कर रहा, चलना ले चलता हूं तेरे को रेलवे बाबा के पास, तो सर मैं उसको गलत कसूरवार नहीं मानूंगा, मैं आपको मानूंगा, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड इट कि आपकी औकात उतनी है। मैं आपको तहे दिल से एक बात पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं और बढ़िया से, मेरे पास जितने बच्चे आए हैं ना, एक एक की बात, जो यहाँ पे हैं या उसके पहले बैच के, सर कमाल की बात है, लकी अपन भी हैं, इसलिए कि सारा बच्चा सर फिल्टर होके आया हुआ है। मेरे पास वैसा कोई नहीं आया जो बनावटी हो, जो फेंकू हो, जो बेकार है, कोई नहीं आया सर। वो बच्चे हैं जिनको, जो कभी या तो मारे या कभी गाइडेंस की कमी से मारे हुए हैं, या कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए सर मैं 6 घंटे और 8 घंटे पढ़ाने के लिए फर्स्ट बैच सेकंड बैच ऑलरेडी उनको बोला हूँ, 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाऊंगा, मैं साथ बैठ के करूंगा, क्योंकि अपने को रिजल्ट चाहिए। दे पाओगे? सर करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास रचने के लिए पागलपन जरूरी है, नहीं तो ये 2 घंटा और 3 घंटा मेरे बोलने का कोई फर्क नहीं। लाइन काटा बोल देता मत आओ, कल छुट्टी है सर, मैं आया उधर से, मैं चाहता मैं 6 तारीख को आ जाता, नहीं मैं 12 बोलता हूँ ये, लेकिन करना है सर। इतिहास रचने के लिए पागलपन चाहिए, और जिसको आराम चाहिए तो हम कहाँ जबरदस्ती बुला रहे हैं। आपकी लाइफ है यार, एंजॉय योर लाइफ, बट डोंट थिंक अबाउट आईएएस ऑफिसर। और अगर आईएएस बनना है तो सर सेक्रीफाइस क्या नहीं करना पड़ेगा। और मजा तो इसी में है ना सर, जितना बड़ा सपना सोचो ना, अगर बलिदान ज्यादा नहीं होगा ना तो सर सपने का मजा भी नहीं रहता है। आपको लगेगा बड़ी आसानी से मिल गया, कोई चीज मजा कब आता है, जब जितना टफ मिले ना तब मजा आता है। आसानी से जो चीज मिल जाए उसकी वैल्यू जनरली नहीं होती।